बेसिकली ये काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और हमारे साथ अभी जीएम क्वालिटी डॉक्टर अर्चना मैडम भी साथ में है। तो ये क्वालिटी और सीपी की टीम दोनों मिल करके हम लोग ये मीटिंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं। द बेसिक पर्पस क्या है कि जितने भी हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हमको जो क्वालिटी सर्विसेज उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से देनी है, उसको उसके लिए जरूरी है कि उसका सर्टिफिकेशन हो, सो दैट कि हम क्वालिटी सर्विसेज दे पाएं और लोग जो कम्युनिटी है वहां पर वो सर्विसेज लेने के लिए और भी उससे उत्साहित होकर के अपने हमारे केंद्रों पर आए। तो इसी के लिए एक टारगेट तय किया गया है कि हमको 50% अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को इनक्वेस्ट सर्टिफिकेशन करवाना है। क्योंकि इनक्वेस्ट सर्टिफिकेशन का मतलब यह है कि आपकी फैसिलिटीज में बेसिक चीजें जो होनी चाहिए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो मीट आउट कर रही हैं, वो इंश्योर करना है। तो फर्स्ट फेज में जो हमारे अच्छे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जहां पर आपकी चीजें ऑलरेडी अच्छी हैं, जहां पर आपकी बिल्डिंग अच्छी है, वहां पर आपकी ब्रांडिंग हो चुकी है, बेसिक चीजें वहां पर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध है, वहां पर उन सेंटर्स में वहां पर आपके सीएचओज हैं, लॉजिस्टिक्स आपके पूरे दिए गए हैं, उपकरण है वहां पर, जहां पर आपकी जो 12 सेवाएं हम लोग दे रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम 7+ सर्विसेज जहां भी दी जा रही हैं, एटलीस्ट 7 सर्विसेज दी जा रही हैं, जहां पर आपके सीएचओज के पास लैपटॉप है, टेली कंसल्टेशन अच्छा हो रहा है, डीवीडीएमएस चल रहे हैं, और तमाम जो लॉजिस्टिक्स पार्ट है वो भी चीजें उपलब्ध है। ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को फर्स्ट फेज में लिया जाना है, जिसमें क्योंकि आपके अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट के मान के चलिए 50% टारगेट है, इट्स अ ह्यूज नंबर। बट फर्स्ट फेज में हम लोगों ने करीब 2000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को इसमें लिया है, और ये नाम आपके जनपद से ही आप लोगों ने ही भेजे हैं। डिस्ट्रिक्ट से सीएमओ के माध्यम से ये स्टेट को प्राप्त हुआ है वो नाम, जिनका सर्टिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट ने रिकमेंड किया है प्रथम चरण में। तो हम लोगों को उन फैसिलिटीज में फिलहाल जो आपने करीब 2000 सेंटर्स के नाम दिए हैं, हर आदमी को अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम पता है कि उन लोगों ने कौन से नाम दिए हैं, उन फैसिलिटीज पर बेसिक चीजों को इन इनक्वेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से एक बार देखना है कि इनकी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमारी चीजें इन प्लेस हैं। मे बी आपकी चीजें ऑलरेडी होंगी, द ओनली थिंग ये है कि उसको प्रॉपरली अरेंज करना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ गैप है वो डॉक्यूमेंटेशन ठीक करने हैं। वो चीजें सपोज आप दे रहे होंगे बट वो आपके पास उसका कोई मिनट्स प्रॉपरली जिस फॉर्मेट में हमको चाहिए वो हो सकता है ना हो, या मिनट्स में वो चीजें मिसिंग हो। तो अब हमको ये देखना है उस पर्सपेक्टिव से कि वो चीजें हों। तो इंक्वायरी सर्टिफिकेशंस बेसिकली उसके लिए 3 लेवल से ये इसका प्रोसेस है। पहला ये है कि आपको इंटरनल असेसमेंट खुद ही फैसिलिटी की जो टीम है उनको ही इंटरनल असेसमेंट करना होता है। आप जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सब सेंटर्स पर जो सीएचओज, एएनएम, आशा है, बेसिकली यही वहां की टीम है, इनको ही देखना है कि हमारे इन क्राइटेरियाज में आपके कितने आ रहे हैं स्कोर। इसमें जिसके भी 70+ में स्कोर आ रहे हैं उनका सीएमओ लेवल से टीम बना करके उनका फर्दर रिवैलिडेशन करवाया जाता है कि उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का रिवैलिडेशन में कितना स्कोर वो मीट आउट कर रहा टारगेट। एंड थर्ड लेवल फिर स्टेट लेवल पर जो भी आपके टारगेट्स मीट करते हैं उन फैसिलिटीज को आप स्टेट को रिकमेंड करते हो इनका इनक्वेस्ट सर्टिफिकेशंस के लिए, फिर स्टेट आगे की उसकी प्रक्रिया करता है। तो एक बार आपका सर्टिफिकेशन हो गया आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो अपार्ट फ्रॉम कि आपको बेसिक सुविधाएं वहां ठीक हो जाए, चीजें अच्छी हो जाए, आपको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 18,000 पर पैकेज के अकॉर्डिंग। तो आप अगर किसी के यहाँ 7 पैकेजेस है तो मान के चलिए 1 लाख सवा लाख रुपया जो है उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को मिलेगा। और ये ईयरली मिलता है, ईयरली मिलेगा। तो दैट वे इट्स अ ह्यूज मनी। अपार्ट फ्रॉम अभी तक हमारे पास सब सेंटर्स के पास केवल और केवल अनटाइड फंड की एक लिमिटेड धनराशि है कि आपके पास 40-50 हजार रुपया होता है, और जिसकी वजह से उसी से आप अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को सुदृढ़ करने के लिए 1 साल के लिए यूज करते हो। अगर आपका इंक्वेस्ट Recording in progress. तो आप एटलीस्ट आपके पास 1 से सवा लाख रुपए, और अगर आप 12 पैकेज तक सर्टिफाई करते हैं मे बी Recording stopped. बनता है उसके अकॉर्डिंग, तो उतना की धनराशि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को एडिशनल मिल जाएगा प्रत्येक साल 3 साल तक कम से कम। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि एक बार अगर आपने बेसिक्स ठीक कर लिए,
सो अब आपका जो नंबर ऑफ जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसकी क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव कर जाएगी, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एडिशनल फंड्स आल्सो कि वहां पर आप चीजों को और बेहतर नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप कर सकते हैं। तो मैं बेसिक आपको इतनी बात पर अपनी बात खत्म करूंगा कि आपको पता है कि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में क्या चीज आज के डेट में है और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो चीजें नहीं है उसको ठीक करने के लिए ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी डिविजन के द्वारा भेजा गया है आपको कि भाई ये जो चेकलिस्ट है इनके हिसाब से आपको अपने यहाँ पर प्रॉपरली चीजें अरेंज करनी है। तो जो भी टीम है हमारे यहाँ पर फील्ड में डिस्ट्रिक्ट में, वो क्वालिटी की हो, सीपी की हो, पीएचओज है, ब्लॉक की टीम है, उन सबको मिल करके एक साथ ये काम करना पड़ेगा सो दैट कि हम लोग टारगेट को मीट आउट कर पाए। और इसका टारगेट है कि बाय 30 अगस्त हमारा इंटरनल असेसमेंट होकर के आपके डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट होकर के कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि हम सितंबर में ये सर्टिफिकेशन के लिए जा सके। तो आई होप कि हम लोग इसको टाइमलाइन को मीट आउट कर पाएंगे और बहुत कंफर्टेबली मीट आउट कर पाएंगे। वी आर अभी भी करीब 20-25 दिन हमारे पास इस महीना में बचा हुआ है, सो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करना नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जो रिकमेंडेशंस आप लोगों ने फर्स्ट फेज में दिए होंगे वो उन्हीं सेंटर्स के हैं जो आपके यहाँ पर अच्छी स्थिति में है। सो ओनली थिंग ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि गैप क्लोजर के लिए हमको क्या क्या चीजें को और बेहतर या प्रॉपर वे में अरेंज करना है, प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट करना है। तो वो बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। सो एक बार आपको समझ आ गई तो वो बहुत स्मूथली चीजें हो जाएंगी। तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। अब मैम डॉक्टर अर्चना इनको कंटिन्यू करेगी। जी धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर दी है कि आज की मीटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं और इससे क्या लाभ होने जा रहा है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि जो ये 2000 फैसिलिटीज जो हमारी चुनी गई हैं, जो हमारी ऑलरेडी जो 20 लाख से ऊपर जो सब सेंटर्स है उनमें से जो बेहतर फैसिलिटीज है, अगर वो आपकी फैसिलिटी है तो आप डेफिनेटली बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही कुछ चीजें और आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि सर ने बताया कि आपको अगर आप अपना एनक्वास सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो उसके बाद इंसेंटिवाइज आप लोग किए जाएंगे, तो वो ईयरली आपको मिलता रहेगा। इफ यू सस्टेन दोज गुड प्रैक्टिसेस तो ये ईयरली चलेगा, और अगर 3 साल के बाद भी फिर से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है असेसमेंट उसमें भी आप सफल होते हैं तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी और ये इंसेंटिवाइजेशन आपको लगातार मिलता रह सकता है। दूसरी चीज जो आपको बतानी है वो ये है कि प्रमुख सचिव सर ने ये कहा है कि जो हमारे फर्स्ट 50 सब सेंटर्स जो सर्टिफाई होंगे उनके जो भी हमारे सीएचओज हैं उनको हम स्टेट लेवल पे बुला के यहाँ पे उन लोगों को फेलिसिटेट करेंगे और एक या 2 दिन की वर्कशॉप करेंगे जिसमें आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे, कैसे आपने इसको अचीव किया या कौन से और प्रॉब्लम्स थे उनको कैसे सॉल्व किया। तो इसके लिए जो फर्स्ट 50 फैसिलिटीज होंगी उनको यहाँ पे स्टेट पे बुलाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है ऑलरेडी, और आप सभी जानते हैं कि 10 ऑलरेडी सर्टिफाई हो चुके हैं। अब अगले 40 कौन से होंगे ये आप पे डिपेंड करता है। दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि जैसे अभी अताउर सर ने कहा कि अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ढंग से अरेंज कर लें और उसमें डॉक्यूमेंटेशन उसका प्रॉपर कर लें। तो इससे जो लाभ है वो ये है कि काम तो आप सभी लोग कर रहे हैं, और डेफिनेटली मैंने जितनी भी फैसिलिटीज यहाँ विजिट की हैं और जिनसे हमें फीडबैक मिलता रहा है, मैंने देखा है कि ये वो कैडर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यही वो गेम चेंजर कैडर है जो हमारी जो परिकल्पना है इस वक्त, जो क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव की तरफ हम जो जा रहे हैं उसको साकार करने में जो एक प्रभावी कदम उठाया जाएगा वो आपकी तरफ से उठेगा। तो चूंकि आप फर्स्ट लिंक ऑफ कॉन्टैक्ट है, सबसे पहले मरीज आपके पास आता है और जो भी सुविधाएं आपके यहाँ से मिल जाती हैं या अगर उसको रेफर करना होता है, यही एक काम अगर टाइमली हो जाता है तो 90% जो काम है वो हो जाएगा। तो पहले तो ये मान के चलिए जब आप ऑलरेडी उन 2000 फैसिलिटीज में बैठे हुए हैं जो चुन के आए हैं, तो ऑलरेडी आप मोर देन 50% काम पहले से ही अच्छा कर रहे हैं। कुछ और ऐसी चीजें हैं जो शायद आप जानते नहीं हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो वो आप जब ये चेकलिस्ट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे ना कि हम क्या चीजें ऐसी हैं देखें जो हमें करनी चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो उसको और बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, इस आशय से जब आप इस चेकलिस्ट को यूज करेंगे तो ये आपके लिए खुद ही गैप निकाल के दे देगी जिन पे आपको आगे काम करना है। और इन गैप्स को क्लोज करने में बहुत सारी चीजें आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएंगी, हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जिसमें स्टेट लेवल के इंटरवेंशन की आवश्यकता हो, तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिससे आप हमसे सीधे बता सकें कि कहां कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। अब आती है ये बात कि करना क्या है।
तो करना क्या है, मैं एक तो मैंने जैसा बताया एक चेकलिस्ट है जिसमें 582 चेक पॉइंट्स हैं। अगर 12 के 12 पैकेजेस की मैं बात करूं तो 582 चेक पॉइंट्स की एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो शुरू में एग्जॉस्टिव लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज करना शुरू कर देंगे, जैसे ही एक बार आप असेसमेंट कर लेंगे तो आपकी जितने भी गैप एरियाज है वो निकल आएंगे। तो उसके बाद आपको सिर्फ उन गैप एरियाज पे ही काम करना रह जाएगा, बाकी चीजें आपको सस्टेनेंस वाले मोड पे डाल देनी होंगी। ये काम कैसे किया जाएगा, चेकलिस्ट कैसे भरी जाएगी, ये आगे हमारे स्टेट कंसल्टेंट्स आपको बताएंगे, और साथ ही कोबो लिंक पे इसको कैसे शेयर करना है उसके लिए भी आपको अभी हम लोग आगे इसी सेशन में बताते चलेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चीज को पूरा कर सकें, जिससे कि आप जो कर रहे हैं, क्योंकि बेहतर सर्विसेज ऑलरेडी दे रहे हैं, जब प्रमाणीकरण हो जाएगा तो वो एक भारत सरकार के स्तर से आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि हाँ जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण है और पेशेंट्स के हित में है, उनको सेफ्टी उनकी ध्यान में रखते हुए आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो with these words, I'll hand it over to my state consultant, Mr. R.S. Chaurasia, to take you forward. ठीक है चौरसिया जी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ओ थैंक यू मैम। सभी को नमस्कार। एक्चुअली जो अभी चर्चा हो रही है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और सर्टिफिकेशन के लिए जो हम कर रहे हैं, इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो हमारी ग्रास रूट लेवल पर कम्युनिटी है जो मार्जिनलाइज्ड है, उसको जो सर्विसेज हमारी मैंडेटरी हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली सारी मुहिम उसके लिए है। सर्टिफिकेशन एक उसका बाई प्रोडक्ट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, जो उसमें हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड जो भारत सरकार द्वारा मेंटेन किया गया है उसके अकॉर्डिंग, तो उसके लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे आपको कि चेकलिस्ट में क्या क्या हमारे स्टैंडर्ड हैं, कितने एरिया ऑफ कंसर्न हैं, कितनी पैकेजेस हैं, और चेकलिस्ट में किस मेथोडोलॉजी से हम लोग जो है इंटरनल असेसमेंट करते हैं, और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए जो 3 स्टेप्स में 3 टायर सिस्टम है उसका प्रोसेसेस कैसे होते हैं, और उसके बाद चेकलिस्ट को भरने के तरीके क्या हैं, और किस तरह के डॉक्यूमेंट हमें भारत सरकार को भेजने होते हैं जिससे कि भारत सरकार आगे एक्सटर्नल असेसमेंट की कार्रवाई पूरी करे, और क्या इंसेंटिव मिलता है, और गैप क्लोजर प्लान कैसे बनाते हैं। इन चीजों पर आज हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो एक तो दूसरा, आप जानते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में जो हमारे प्रोग्राम आते हैं, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, जिसमें सर्टिफिकेशन के लिए मुस्कान है आपका, और लक्ष्य कार्यक्रम है, और NQS है। डिफरेंट फैसिलिटीज के लिए अलग अलग होता है। दूसरा जो है कायाकल्प अवार्ड स्कीम में, आपको पता है कि पिछले वर्ष जो है करीब 512 SW सेंटर ने कायाकल्प की एलिजिबिलिटी किया था, जिसमें इनको अवार्ड धनराशि भी 3-4 दिन के अंदर आपको बजट एलोकेशन हो जाएगा। वो है एक लक्ष्य कार्यक्रम है जो आपके यहाँ एप्लीकेबल नहीं है हेल्थ वेलनेस सेंटर पर। ये CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पर होता है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, इसमें हम CSC को कुछ गैप क्लोजर के लिए अमाउंट देते हैं जिससे कि सर्टिफिकेशन हो पाए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए ये योजना चल रही है। ये कायाकल्प इसी अम्ब्रेला का एक छोटा सा हिस्सा है। एक मेरा अस्पताल है जो पेशेंट की फीडबैक सिस्टम है, जिसपे मरीजों की जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे या क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सर्वे होता है उसको लिया जाता है ऑनलाइन पोर्टल पर। ये भारत सरकार का एक पोर्टल है। ये अब हमारे वेलनेस सेंटर पर नहीं लागू है ये, और PSC पर लागू नहीं है, बाकी CSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लागू है। इसमें मरीजों से भारत सरकार से टोल फ्री नंबर के माध्यम से कॉल करके पेशेंट से पूछा जाता है कि सैनिटेशन स्वच्छता के बारे में उनकी क्या रैंकिंग है, स्टाफ का बिहेवियर है, और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है, या कोई उनसे पैसे की मांग तो नहीं की। इस तरह से करीब 15-20 क्वेश्चन से फ्रेम्ड हैं। उसके आधार पर मरीज अपना फीडबैक देता है, उसके आधार पर इसको वेटेज, कायाकल्प में इसको 15% का वेटेज भी मिलता है स्कोर में। लेकिन अभी ये मैकेनिज्म अभी सब सेंटर तक जाएगी, लेकिन अभी जो है ये लागू नहीं है। आपको इसके लिए फीडबैक के लिए OPD और IPD के लिए अलग से क्वेश्चनियर है, जो आपको कम से कम हर महीने में 20 भरने होते हैं। ये 30 सैंपल साइज होता है,
पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के लिए, वो आपको मैन्युअली भरना है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हेल्प डेस्क जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेसिकली भी इस्टेब्लिश है, उसमें मरीजों को ग्रीवांस रिड्रेसल है, उनको सपोर्ट करना है, उनको डिस्चार्ज में क्या हेल्प चाहिए और उनको फैसिलिटेशन कैसे करना, उसके लिए कुछ स्टाफ हैं जो इस बारे में चर्चा करें। अब देखिए, एक तो पहले हम थोड़ी सी कायाकल्प चर्चा कर लें। जो हमारा कायाकल्प है, कायाकल्प अवार्ड स्कीम जो स्वच्छ भारत मिशन का एक पार्ट है, ये सभी विभागों में अलग अलग तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में अलग अलग चिकित्सा इकाइयों के लिए अलग अलग चेकलिस्ट जारी की गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएससी की एक कॉमन चेकलिस्ट है, दूसरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की है और तीसरी आपकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की चेकलिस्ट है। बाकी हम अभी डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपकी चेकलिस्ट में 240 मार्क्स का पॉइंट है, इसमें 120 चेक पॉइंट्स हैं, एक चेक पॉइंट 2 मार्क्स का होता है। इसमें आप देखिए, हॉस्पिटल अपकीप है जो 40 मार्क्स का है, सैनिटेशन हाइजीन 40 मार्क्स का, वेस्ट मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है, इन्फेक्शन कंट्रोल 40 मार्क्स और सपोर्ट सर्विसेज 20 मार्क्स, हाइजीन प्रमोशन 20 मार्क्स, बियॉन्ड हॉस्पिटल बाउंड्री 40 मार्क्स। इसके अलावा एक थीमेटिक एरिया और होता है इसके डिस्ट्रिक्ट और सीएससी में, जो इको फ्रेंडली है। वो पिछले 2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन आपको अभी ये नहीं है। तो ये आपको 7 इंडिकेटर पे अभी आपको जो थीमेटिक एरिया है, इस पे हम लोग चेकलिस्ट का असेसमेंट करते हैं। इसमें देखिए, कैश प्राइजेस सभी को पता होगा, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जो उत्तर प्रदेश में सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, वो 10 से ऊपर के जो सेंटर हैं, 50 से ऊपर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें सभी जनपदों में मोर देन 50 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं। इसलिए हम लोगों को क्राइटेरिया सी में हम लोग आते हैं, जिसमें जो पहला हॉस्पिटल है उसको SWC जो पूरे जिले में टॉप करता है, उसको हम लोग जो है 1 लाख रुपीस का इंसेंटिव धनराशि मिलती है। और जो सेकंड आता है, यानी कि फर्स्ट रनर, उसको 50,000 रुपये मिलते हैं इंसेंटिव के रूप में। और तीसरे को जो सेकंड रनर है उसको 35,000। और उसके बाद जो भी वेलनेस सेंटर मोर देन 70 हैं आपके जिले में, सपोज 300 है, अगर 300 भी मोर देन 70 क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं, तो सभी को 25,000 रुपया तो मिलेगा ही। ये इंसेंटिव धनराशि, जिससे आप अपनी फैसिलिटी में इम्प्रूव कर सकें और आगे की जो है अपनी सर्विसेज को स्ट्रेंथन कर सकें, इसके लिए दिया जाता है। और साथ ही ये जो धनराशि आपको आवंटित होगी, इसमें आपको 25% स्टाफ के लिए भी इंसेंटिव प्रपोज्ड है। जैसे मान लीजिए, आपके स्टाफ कौन होंगे? CHO आप स्वयं हैं, इसके अलावा आपके यहाँ ANM है, आपके यहाँ जो स्वीपर होंगी वो, और आपकी आशाओं को भी ले सकते हैं इसमें। तो इनको इंसेंटिव सपोज 1 लाख मिला है, 25,000 में आप कैश इंसेंटिव के रूप में ले सकते हैं, या कोई जिले में कोई कॉमन प्रोग्राम करके भी आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है। उस फैसिलिटेशन में आपको कोई प्राइज मिल सकता है, या कोई आपको कॉमन टूर प्रोग्राम बन सकता है। जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटी गाइडलाइन में इंडोर्स की गई हैं, वो आप देख लें, उसके रिगार्डिंग ये इसमें मिल रहा है। अब आए हम, जो अभी बात हो रही है, जो मेजर हमारा है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन के लिए। आप देखिए, इसमें ये जो हमारी चेकलिस्ट है, जैसा कि अभी मैम ने बताया और डॉक्टर साहब ने बताया, कि हमारा इसमें चेकलिस्ट में 582 चेक पॉइंट्स हैं, जिसमें 2 कैटेगरी के हैं। उसमें आप देखिएगा, चेकलिस्ट में कैटेगरी A और कैटेगरी B है। कैटेगरी A का मतलब है नॉन डिलीवरी हेल्थ वेलनेस सेंटर, कैटेगरी B का मतलब है हेल्थ सब सेंटर जो डिलीवरी करा रहे हैं, दैट मीन डिलीवरी पॉइंट्स, L1 सेंटर्स वो है। तो जो नॉन डिलीवरी पॉइंट है, उसमें करीब 28 पॉइंट्स हैं जो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, नॉन डिलीवरी पॉइंट, यानी कि B कैटेगरी में 28 पॉइंट्स ज्यादा पॉइंट्स हैं। जब आप असेसमेंट करेंगे, वो पॉइंट को एक्सक्लूड कर देंगे, NA कर देंगे, तो वो चीजें आपको हो जाएंगी। अभी हम आगे डिटेल बताएंगे पूरा। तो इस पूरी चेकलिस्ट में चैप्टर जैसे होते हैं, वो आपको जो थीम्स बनी हुई, एरिया ऑफ कंसर्न बोलते हैं, तो एरिया ऑफ कंसर्न 8 माने 8 सेक्शन में चेकलिस्ट बटी हुई है। और उसके नीचे जो उसका स्टैंडर्ड होता है, तो उस स्टैंडर्ड में करीब 48 जो है स्टैंडर्ड हैं जो नॉन डिलीवरी पॉइंट्स हैं, 50 जो है आपके डिलीवरी पॉइंट्स में स्टैंडर्ड। उससे नीचे आता है मेजरेबल एलिमेंट। मेजरेबल एलिमेंट का मतलब ये है कि जिस पे हम चेक करते हैं स्पेशली, तो एक मेजरेबल एलिमेंट में मोर देन 1 और 2 3 चेक पॉइंट्स हो सकते हैं।
तो ये करीब 124 हैं ए में, बी कैटेगरी में 129 है। इसी तरह से चेक पॉइंट जो है 549 ए में है, 572 बी कैटेगरी में चेक पॉइंट्स है। ये अभी ये चेक पॉइंट्स क्या होते हैं हम लोग डिटेल में करेंगे। दिख रहा है ना इसमें? हमारी जो सर्विस पैकेजेज, आप 12 सर्विस पैकेज सभी लोग अवेयर हैं। केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ है पहला, दूसरा नियोनेटल इन्फेंट है, और तीसरा है चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, चौथा है रिप्रोडक्टिव एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, पांचवा है मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, और छठा है स्क्रीनिंग फॉर प्रिवेंटिव एंड नॉन एनसीडी के लिए, और फिर मेंटल हेल्थ है, ओरल केयर है, आई केयर है, इमरजेंसी केयर है, और डेली और पैलिएटिव केयर है। तो इसमें जो 7 बेसिक पैकेजेस हैं जो शुरू में है वो मैंडेटरी पैकेज हैं। इतने पे तो कम से कम असेसमेंट होगा, मिनिमम 7 पैकेज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 पैकेज के अलावा जो पैकेज आपके यहाँ ट्रेनिंग पूरी हो गई होगी एक्सटेंडेड सर्विस पैकेज में, उससे ज़्यादा पैकेज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी जो इंसेंटिव धनराशि ये भी बताई दी गई आपको। इसमें जो 8 चैप्टर्स हैं हमारे, 8 सेक्शंस हैं जिसको हम एरिया ऑफ कंसर्न बोलते हैं। तो इसमें सर्विस प्रोविजन पहला है, दूसरा पेशेंट राइट है, तीसरा इनपुट है, चौथा सपोर्ट सर्विस है, और फिर क्लिनिकल केयर है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, आउटकम। अब इसमें देखिए जो प्रोसेसेस हैं, इसमें 3 टायर सिस्टम है असेसमेंट का। सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट होता है। तो फैसिलिटी के जो स्टाफ है, जिसमें अभी आप सीएचओ हैं, आपकी एएनएम है, और आप उसमें अपने बीसीपीएम को भी जोड़ सकते हैं, एमओआईसी। ये लोग इंटरनल असेसमेंट फैसिलिटी का करके ब्लॉक में कंपाइल करके फिर आपको जिले में भेजेंगे। एक पहला है इंटरनल असेसमेंट। ये इंटरनल असेसमेंट फैसिलिटी टीम के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आपको एक फैसिलिटी पर एक क्वालिटी टीम बनानी होती है, और ये असेसमेंट होने के बाद आप चेकलिस्ट को, जो स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है, जो अभी कोबो के माध्यम से भी भरने के लिए आपको लिंक भेजा जाएगा, तो उसमें भर लेंगे। फिर आप डिस्ट्रिक्ट को भेजेंगे बीपीएम के माध्यम से या बीपीएमयू के माध्यम से, और उसमें यदि 70 से ऊपर आएगा तो हम लोग जो है सीएमओ साहब से रिवैलिडेशन होता है, 2 लोगों की टीम जाएगी जो क्वालिटी में ट्रेंड लोग हैं, रिवैलिडेट करेंगे, असेसमेंट करेंगे। उसमें भी मोर देन 70 आएगा तो फिर वो जो है कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं भारत सरकार को, पोर्टल पर अपलोड होता है। तो पोर्टल पर अपलोड करके फिर हम जो है भारत सरकार की टीम जो है वहाँ पे 2 लोगों की असेसमेंट टीम को नामित करती है, जो नेशनल लेवल का असेसमेंट होगा। किसी अदर स्टेट के असेसर्स 2 लोग आएंगे, 1 दिन का असेसमेंट होता है, तो वो फैसिलिटी को री एग्जामिन करेंगे, और फिर उसमें चेकलिस्ट में यदि आप कंप्लायंसेस जो उसका मैंडेटरी प्रोविजन है वो पूरा कर पाएंगे, मोर देन 70 और कुछ क्राइटेरिया हैं, तो आपकी फैसिलिटी जो है 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, 15 दिन में। फिर आप सर्टिफाई हो जाएंगे। फिर सर्टिफिकेशन के बाद जो आपको बजट बताया गया है 18,000 पर पैकेज हिसाब से इंसेंटिव धनराशि मिलती है। ये इसका प्रोसेस है। तो इंटरनल है जो फैसिलिटी लेवल पे करना है सीएचओ को, ये उम्मीद की जाती है आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि एक सीएचओ के लिए 1 दिन का काम है। ये पूरी टीम जो है 1 दिन में आप मैक्सिमम 2 डेज में असेसमेंट कर सकती है। कोबो लिंक जैसे ही आपको शेयर होगा, आप उसमें असेसमेंट करके इसको जनरेट हो जाएगा, वो स्टेट पे अपने आप पूरा रिफ्लेक्ट करेगा डेटा। और उसके बाद जो है यदि मोर देन 70% है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और डीसीपीएम का रोल एक्सटेंसिव रूप से आएगा। तो उसमें आपको जो है सीएमओ के यहाँ से टीम बना करके उसको रिवैलिडेशन कराना है, और जिन फैसिलिटीज का स्कोर कम आता है उसमें लगातार हैंड होल्डिंग और लगातार मेंटरिंग की जरूरत पड़ेगी। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से टीम जाए वहाँ पर फैसिलिटी पर, ब्लॉक लेवल से टीम जाएगी, और वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग, जो भी उसमें 0 और 1 मार्क्स आ रहे हैं उसको गैप क्लोज करने के लिए चर्चा होगा। अब देखिए जैसा मैंने बताया, जो इसका क्राइटेरिया है वो एक तो फैसिलिटी का टोटल स्कोर जो है मोर देन 70 आना चाहिए। दूसरा जो है सभी डिपार्टमेंट में
यहाँ डिपार्टमेंट नहीं, ये सभी पैकेजेस में मोर देन 70% स्कोर आना चाहिए। तो दो क्राइटेरिया हुआ, पहला क्राइटेरिया ओवरऑल स्कोर, टोटल स्कोर मोर देन 70, डिपार्टमेंट या यहाँ पे आपका पैकेज में स्कोर मोर देन 70। इसके अलावा एरिया ऑफ कंसर्न जो है, जैसा अभी बताया 8 एरिया ऑफ कंसर्न है, उसमें सभी में मोर देन 60 आना चाहिए। इसके अलावा कुछ सर्टेन अलग से चेक पॉइंट डिफाइन किए गए स्टैंडर्ड, जिसमें कुछ ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, दैट इज A1, D3, D4, D5, G2, इसमें मोर देन 60 आना चाहिए। इसके अलावा जितने भी स्टैंडर्ड हैं, अभी बताया हमने कि 48 स्टैंडर्ड है और 50 स्टैंडर्ड है A और D कैटेगरी में, उसमें सभी में 50 से ऊपर आना चाहिए। अब और जो पेशेंट या क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर है वो 60% या 3.0 लिंकर्ट स्केल पर होता है, जो अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे, वो आना चाहिए 3 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन स्कोर का रिजल्ट। इतने सारे क्राइटेरिया एक साथ पूरे होने पर, साइमल्टेनियस पूरे होने पर ही फैसिलिटी को सर्टिफिकेशन मिलता है। अन्यथा की स्थिति में फैसिलिटी एक कोई क्राइटेरिया नहीं होगा तो कंडीशनल हो जाएगा, और कंडीशनल के उससे भी नीचे 2 क्राइटेरिया में डाउन हो जाएगा तो आपका डिफर्ड हो जाएगा, दैट मीन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि अभी जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं, सर्टिफिकेशन में जो इंसेंटिव मिलता है वो फुल्ली सर्टिफाइड होने पर ही मिल रहा है। तो इसलिए आप सभी स्टैंडर्ड को ध्यान से समझ लें जब चेकलिस्ट भरेंगे और उसकी तैयारियां करेंगे कि सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो, जिससे कि कंप्लीट सर्टिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए चेकलिस्ट इस तरह से कुछ दिखती है जब आप कोबो लिंक पर जाएंगे या फिजिकल चेकलिस्ट को देखेंगे। तो जैसे एक तरफ इसमें रेफरेंस नंबर दिया हुआ है जो स्टैंडर्ड और उसके मेजरेबल एलिमेंट है, दूसरा मेजरेबल एलिमेंट का कॉलम है, फिर चेक पॉइंट है, मींस ऑफ वेरिफिकेशन है, कैसे चेक करेंगे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, असेसमेंट मेथड है और कंप्लायंस। तो असेसमेंट मेथड में रिकॉर्ड रिव्यू, स्टाफ इंटरव्यू और क्लाइंट इंटरव्यू और इसके ऑब्जर्वेशन, इतने 4 मेथड से हम लोग करते हैं। और कंप्लायंस में 0, 1, 2 मार्क्स दिए जाते हैं, अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कैसे करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल इसमें दिख रहा होगा, एक में लिखा हुआ है राइट हैंड में, देखिए SC टाइप B। यदि आपका नॉन डिलीवरी पॉइंट है तो यहाँ पे जब इसको कर्सर को ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 1, 2 और NA। तो यहाँ पे NA कर देंगे, नॉन डिलीवरी पॉइंट के लिए NA कर देंगे तो वो पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में यदि आपने यहाँ 0 नंबर दे दिया कि तो आपका ये डिनोमिनेटर में मार्क्स जुड़ जाएगा, जिससे आपकी फैसिलिटी का स्कोर जो है कम हो जाएगा। सपोज मैंने ऐसे बताया को 28 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं डिलीवरी पॉइंट में, यदि आपने 0 कर दिया तो 28 × 2 यानी 56 मार्क्स, यानी कि 50 मार्क्स जो है आपको 1000 में से 50 मार्क्स काफी ज्यादा वेटेज हुआ, तो उतने मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो चेकलिस्ट भरते हुए ध्यान रखना है कि जो चीज नॉट एप्लीकेबल है वो उसको नॉन एप्लीकेबल कर दें, वहाँ 0 नहीं लिखें। दूसरा ये है कि जब आप जितने पैकेज में अप्लाई कर रहे हैं ये भी ध्यान रखें कि जितनी, मान लीजिए आपने एल्डरली केयर नहीं लिया, मेंटल केयर नहीं लिया, तो वो आपका कुछ A में आएगा, कुछ पेशेंट राइट में आएगा, कुछ C में पॉइंट आएंगे, कुछ D में आएंगे। हर आपके एरिया ऑफ कंसर्न में उससे जुड़े हुए पॉइंट आएंगे, सब जगहों पर उसको NA करना होगा जो सर्विस पैकेज आप नहीं ले रहे हैं, तभी इसकी सही स्कोरिंग होगी। अन्यथा की दशा में यदि आपने 0 कर दिया तो वहां पर वो डिनोमिनेटर में पॉइंट जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से मार्क्स फैसिलिटी का कम हो जाएगा। ये ध्यान देने की जरूरत है। ये इसके बाद ये दूसरा स्कोर कार्ड जब आपका दिखता है चेकलिस्ट के अलावा, उसमें चेकलिस्ट में 2 पॉइंट्स हैं, एक्सेल सीट में 2 डिविजन्स हैं। एक में टोटल स्कोर दिखता है, जो पहला स्क्रीन ये दिखेगी कि किस सर्विस प्रोविजन में कितना नंबर मिला आपको एरिया ऑफ कंसर्न में। देखिए जैसे मान लीजिए अगर 100% मिला हो, ये एग्जांपल जो दिया गया है, पूरे मार्क्स मिले हो तो इस तरह से दिखेगी 100% मार्क आ गया। इसमें जो भी मार्क्स कम होंगे आपको दिखते जाएंगे। जैसे मान लीजिए सर्विस प्रोविजन में आपको 80% मिल गया, पेशेंट राइट में 70 मिल गया, ओवरऑल स्कोर मान लिया 83 आ गया। इस तरह से ये पूरी चेकलिस्ट आपको दिखेगी जब आप भरेंगे। अपने आपकी ऑटो कैलकुलेटिव चेकलिस्ट है, इसमें आपको बस केवल मार्क्स भरने हैं, रिमार्क लिखने हैं, बाकी और कोई आपको कुछ अलग से नहीं करना है, अपने आप ऑटो कैलकुलेट होकर आता है। इसके अलावा ये जो स्कोर कार्ड आता है, एक थीमेटिक एरिया वाइज आता है और एक थीम वाइज आता है, पैकेज वाइज। तो ये जो 12 पैकेज अभी हमने बताया उसमें किस पैकेज में कितना स्कोर है वो चीजें आपको दिखेंगी। अब ऊपर जाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने भी आपको बताया कि यहाँ पे आ गया 95% स्कोर, ये ओवरऑल स्कोर।
लेकिन सपोज मान लीजिए क्वालिटी मैनेजमेंट में आपके 30% आ गए, तो ये आपकी फैसिलिटी जो है डिसक्वालीफाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ओवरऑल स्कोर मोर देन 70 और सारे एरिया ऑफ कंसर्न में भी मोर देन 60 होना है, तो वो 60 वाला क्राइटेरिया नहीं पूरा हुआ, जिसकी वजह से फैसिलिटी डिसक्वालीफाई हो जाएगी। तो बिल्कुल ये एग्जाम जैसे होता है कि एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपका स्कोर अच्छा लाना है तो सारे सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर लाने होंगे, अदरवाइज कोई एक नंबर इतना कम कर देगा कि आपकी मेरिट डाउन हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि जो आप तैयारी करेंगे लगभग सभी पॉइंट्स में तैयारी मूल रूप से करें। ये हमने आपको अभी चर्चा किया। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देखना है, जैसे फैसिलिटी की सफाई कैसा है, वहाँ पे जाले वगैरह तो नहीं लगे हैं, वहाँ फेंसिंग है कि नहीं है, रंगाई पुताई उसकी कैसी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो बेसिकली ये पॉइंट्स हैं जो ऑब्जर्व करके करने हैं। और एक स्टाफ इंटरव्यू बेसिकली वो आएंगे तो जो चेकलिस्ट में जहाँ पे SI लिखा होगा स्टाफ इंटरव्यू, जैसे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा, हैंड हाइजीन के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, डिसइंफेक्शन के बारे में पूछे जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विलेंस के बारे में, ऑटो क्लीविंग के बारे में, ब्लीचिंग सोल्यूशन बनाने के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से मर्करी स्किल मैनेजमेंट है, ब्लड स्किल मैनेजमेंट है, ये डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको शेयर किए जाएंगे और चेकलिस्ट देखेंगे तो आप उसको दिख जाएगा कहाँ पे सवाल पूछे जाने हैं। तो उन सवालों की तैयारी प्रॉपर जो इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो आपको सही से पता होना चाहिए और ताकि प्रॉपरली कम्युनिकेट करके बता सकें। रिकॉर्ड रिव्यू, जो आप काम कर रहे हैं, जो डेटा से जुड़ा हुआ सवाल है, तो जो आप कह रहे हैं वो चीज़ आपके डॉक्यूमेंट में दिखना चाहिए। जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ जो है NCT की स्क्रीनिंग जो है हर महीने 50 हो रही है, तो उसका रिकॉर्ड आपको दिखाना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आपको कोशिश ये करनी है कि कुछ डेटा को ऑफलाइन प्रिंट करके पहले से रखना चाहिए, अन्यथा की दशा में जब असेसर आते हैं तो उस समय कई बार नेट नहीं चलता है या कोई दूसरे इशू हो जाते हैं टेक्निकल, आप डेटा नहीं दिखा पाते हैं, जिसकी वजह से काम करने के बावजूद भी वहाँ नॉन कंप्लायंस मिल सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि रिकॉर्ड जो है बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अभी लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स, क्या क्या रिकॉर्ड आपको होनी चाहिए आपके पास, वो चीज़ें भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड को। और क्लाइंट इंटरव्यू, जो मरीज वहाँ पे मिलेंगे, जो ANC वाले आए होंगे या अगर डिलीवरी पॉइंट है तो जन सुरक्षा योजना के लाभार्थी आए होंगे, तो उनसे आपके हॉस्पिटल की सफाई के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, और टॉयलेट की सफाई, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी के बारे में, उनके कंफर्ट के बारे में, उनको क्या मिला है नहीं, डायरेक्शनल साइनेज प्रॉपर हैं, एक्सेसिबिलिटी के बारे में उनसे सवाल पूछे जाएंगे, या उसके आधार पर कुछ जहाँ जहाँ डिफाइंड है क्लाइंट इंटरव्यू के क्वेश्चन, वहाँ पे मार्किंग की जाती है। इसलिए जो मरीज आ रहे हैं वो भी संतुष्ट होने चाहिए, इसीलिए क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सर्वे की बात कही गई है, जो अभी आगे हम आपको बताएंगे डिटेल में। ये मार्किंग का ये थोड़ा सा इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ लें कि जो भी चेक पॉइंट, जैसे बताया 582 पॉइंट हमने बताया कि उन सब में मैक्सिमम 2 मार्क्स, हर चेक पॉइंट में मैक्सिमम 2 मार्क्स डिफाइंड है, यदि 100% उसका कंप्लायंस हो रहा है। अगर वो चेक पॉइंट में लेस देन 50 हो रहा है या नॉन कंप्लायंस है तो वो 0 होगा। नॉन कंप्लायंस या लेस देन 50 वो 0 है। पार्शियल कंप्लायंस मोर देन 50 to 99% 1 मार्क्स। अब आप ध्यान दें, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके यहाँ 3 टॉयलेट हैं और टॉयलेट की मान लीजिए नो फॉल स्मेल आया क्वेश्चन चेक पॉइंट, तो अगर 2 में फॉल स्मेल आ रही थी, 1 में नहीं आ रही थी, 60% में फॉल स्मेल आ रही थी, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। यदि 3 में से 1 में स्मेल नहीं आ रही, 2 में आ रही थी, 0 नंबर हो गया। ऐसे ही कोई मेडिसिन है, अगर मान लीजिए उस कैटेगरी में 5 मेडिसिन लिखी है, उसमें से आपके पास 3 अवेलेबल है, 2 नहीं है, यानी 60% अवेलेबल है, 40% नहीं है, 1 मार्क्स मिलेगा। अगर पूरी 5 अवेलेबल है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे हैंड हाइजीन के बारे में मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपसे भी पूछा गया, CHO से और ANM से भी पूछा गया, तो एक लोग बता पाए, एक लोग नहीं बता पाए, तो ये 1 मार्क्स ही मिलेगा। तो ऐसे ही जो चाहे वो आपके रिकॉर्ड उससे सवाल हो स्टाफ इंटरव्यू के,
या जो आपके क्लाइंट इंटरव्यू से जुड़े हुए सवाल हैं उन सब में आपको ध्यान देना है कि पार्शियल मार्किंग ना हो। इसलिए जितने भी स्टाफ कंसर्न है उन सबको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे VHND के बारे में आशा से पूछा गया, उसका रजिस्टर देखा गया, तो मान ली 2 को बुलाया गया था, उनका कंप्लीट रजिस्टर नहीं है, 2 में से 1 का है, 1 का नहीं है, तो कुल मिला के 1 नंबर हो गए। तो कुल मिला के ये देखना है कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो 100% हो, तभी फुल कंप्लायंस मिलेगा। और 50 से कम हो गई तो 1 भी नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा। इसलिए हमें पूरा एक ध्यान रखना है चेक पॉइंट के अकॉर्डिंग। ये इसका मार्किंग पैटर्न है। यदि कोई चेक पॉइंट ऐसा है जैसे नो को वेब लिखा हुआ है, नो फॉल इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें तो आपको सीधा सीधा या तो 0 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। अभी जैसे हमने बताया कि नो फॉल इसमें 1 नंबर नहीं मिल सकता है, या तो है उसमें 3 है, 5 है, 4 है, उससे मतलब नहीं है कि कहीं भी अगर आपको ऐसा मिलता है नो से जुड़ा हुआ पॉइंट है तो उसमें या तो फुल कंप्लायंस है या तो नॉन कंप्लायंस है, पार्शियल कंप्लायंस की कोई संभावना नहीं है। तो इस तरह के जो चेक पॉइंट होंगे, नो स्ट्रे एनिमल, नो फॉल स्मेल है, नो रीयूज ऑफ ग्लव्स, इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो वहां पे एब्सोल्यूट फुल कंप्लायंस, आइदर पार्शियल कंप्लायंस, आइदर नॉन कंप्लायंस होगा। ये चर्चा हो गई कि 18,000 पर पैकेज के हिसाब से बजट मिलता है। यदि फुल्ली 12 पैकेज में आपने करा लिया तो 2,16,000 रुपये फैसिलिटी को मिलते हैं। अच्छी अमाउंट है। लगातार 3 सालों के लिए सर्टिफिकेशन वैलिड होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू हर साल स्टेट सर्विलांस भी होता है। जैसे एक बार आप पास हो गए, 2 साल स्टेट की टीम जाकर के सर्विलांस करेगी। उसमें भी अगर आप सर्टेन क्राइटेरिया जो ऊपर बताया गया उसको पूरा कर लेंगे तो आपको वो 2 साल तक और इंसेंटिव मिलेगा। फिर 3 साल के बाद आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप क्वालिफाई करेंगे, फिर 3 साल चलेगा। इस तरह से लॉन्ग टर्म आपका ये चलता रहेगा। एक इंसेंटिव मनी मिलती रहेगी जिससे फैसिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा और जो पेशेंट आ रहे हैं उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी अच्छा होगा, क्योंकि आपकी फैसिलिटी सर्टिफाइड है और वहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड से काम हो रहा है। ये ओवरऑल प्रोसेस है। अब जैसे इसमें A1 जो है स्टैंडर्ड A1, इसमें फैसिलिटी में जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज दी जानी है फैसिलिटी में, उसके बारे में बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, जिसका मतलब ये है कि जितने भी पैकेज हैं आपके, उसके सब पैकेजेस से जुड़ी हुई सर्विसेज मिल रही नहीं मिल रही, तो उसमें स्कोरिंग करनी है। तो जितने भी हमने 12 पैकेज बताए उससे जुड़े हुए, उसमें 1, 2, 3 चेक पॉइंट्स हैं उससे जुड़े हुए। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप मार्किंग करेंगे तो जो आपने नहीं लिया, एग्जाम्पल बताया एल्डरली केयर आप यहाँ पैकेज नहीं चल रहा है, आपने 7 पैकेज में अप्लाई किया है, एल्डरली केयर आपका गायब हो गया, यूनिटी आपका गायब हो गया, मेंटल हेल्थ आपका नहीं है, पैलिएटिव केयर आपका नहीं है, तो वो जहाँ उससे जुड़े हुए सवाल आएंगे वहाँ पर NA करना है। NA नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन ड्रैग करेंगे, चेकलिस्ट में अपने आप आएगा, ये करना है। ये सारी सेवाओं का वो नंबर भरने हैं। A2 में फैसिलिटी में जो जितनी भी ड्रग और डायग्नोस्टिक हैं, आपकी 58 की लिस्ट है ड्रग्स की, लेकिन जो चेकलिस्ट में करीब 120 ड्रग्स लिखी हुई है। तो अभी स्टेट से कोशिश की जाएगी इसको हम इस इनिशियल ड्रग लिस्ट का एक्सटेंशन कराएं, एक्सपैंड कराएं, क्योंकि बहुत सारे चेक पॉइंट्स में जो है जैसे 60 मेडिसिन है, 58 है, 120 उसमें है, तो बहुत सारी जगहों पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि जब असेसमेंट हो तो वो मेडिसिन भी जो है अगर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के माध्यम से, लोकल परचेज के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से मिल जाए तो उसको भी रखना चाहिए। लेकिन कोशिश स्टेट से ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो लिस्ट है हमारी उसका एक्सपेंशन कर पाए हम लोग। इसके अलावा 14 तरह के डायग्नोस्टिक आपके टेस्ट होते हैं, वो सारी किटें अवेलेबल हों और उसके टेस्ट हो रहे हों, तो ये आपका रिकॉर्ड रिव्यू में भी आएगा और यही आपका चेक लिस्ट में भी दिया हुआ है। इसमें चेक पॉइंट्स जो इसमें दूसरा है पेशेंट राइट्स के बारे में, जो हमारा थीम जो दूसरी है, पेशेंट राइट में फैसिलिटी को प्रॉपर एक्सेस करने के लिए प्रॉपर साइनेजेस वगैरह हैं कि नहीं है, ठीक है, IEC लगी हुई नहीं लगी हुई है पब्लिक को हेल्थ एजुकेशन के लिए, ग्रीवांस रेडिएशन मैकेनिज्म है कि नहीं है, ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए चेक पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा विजिटर्स जो लोग आ रहे हैं तो उसके लिए रैंप बनी हो, कोई व्हील चेयर्स हो, कोई डिसेबल पर्सन आ रहा है या मेंटली चैलेंज पर्सन आ रहे हैं, कोई भी डिसेबिलिटी से लोग जुड़े हुए आ रहे हैं, यदि कोई फैसिलिटी को एक्सेस कर पाएँ उसके लिए आपके पास प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए।
ये उससे जुड़े हुए सवाल इसमें होंगे। इसके अलावा हम अपने हेल्थ फैसिलिटी पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करते हो, कास्ट रिलेटेड, रिलीजन रिलेटेड या इकोनॉमिकली किसी पुअर या इस तरह का कोई हम डिफरेंशिएशन ना करें। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे, वो पेशेंट से इंटरव्यू करके असेसर पूछते हैं, उसको कैसा लगा, कैसे ट्रीट किया गया। कुछ ऑब्जर्वेशन बेस भी हो सकते हैं कि आपने उसको कितना उसकी ध्यान दिया है उसको। और इसके अलावा पेशेंट की जो प्राइवेसी है, जैसे कोई चेकअप कर रहे हैं तो उस समय उसकी प्राइवेसी ध्यान दे रहे हैं, कर्टन वगैरह लगा हुआ है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई उसका मान लीजिए आपका डिलीवरी पॉइंट है और आप पीपीआईसीटी लगा रहे हैं, आईसीटी लगा रहे हैं, तो उसी की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। या एचआईवी पॉजिटिव कोई हुआ या कोई स्टिग्मा रिलेटेड कोई भी डिजीज अगर किसी को है, तो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ध्यान दी जाए, उसकी प्राइवेसी ध्यान दी जाए। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारी दवाएं मिले, दवाएं और ड्रग डायग्नोस्टिक। ऐसा होना कि वो मरीज आता है उसको बाहर से मेडिसिन लिख दी जा रही है या उसको बताना पड़ रहा है कि साहब हमारे पास नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। तो ये इंश्योर करना है कि जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से हम मैक्सिमम दवाओं का इंडेंट करें और दवाओं की अवेलेबिलिटी हो, जिससे मरीजों को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है, जीरो करना है। जीरो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये हमारे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एजेंडा है। उस एजेंडा को ध्यान रखते हुए कि हमें सारी सर्विसेज फ्री देनी है, उसके लिए हमारी अवेलेबिलिटी, चाहे वो ड्रग हो, डायग्नोस्टिक हो, वो इंश्योर होनी है। उस पे जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन इसमें होंगे, उसके रिलेटेड इसमें पॉइंट्स होंगे। C1 में बेसिकली ये इनपुट, तो इनपुट बेसिकली क्या होता है, HR होता है किसी फैसिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, और ड्रग्स होती है, डायग्नोस्टिक्स होते हैं, और ऑक्सिलरी सर्विसेज होती हैं उससे जुड़ी हुई। ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। और बेसिकली एक C1 स्टैंडर्ड है, इसमें हम देखेंगे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मेंटेन है कि नहीं है। दूसरा है स्टाफ हमारे जो ट्रेंड हैं कि नहीं ट्रेंड है। ट्रेंड का मतलब बहुत सारे अभी दिखाएंगे कितनी 18-20 तरीके की ट्रेनिंग है। तो CHO से जुड़ी हुई जितनी तरीके की ट्रेनिंग है, और रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, आशा से जुड़ी हुई ट्रेनिंग है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर से जुड़ी हुई ट्रेनिंग है, सारी ट्रेनिंग के रिकॉर्ड एंड सर्टिफिकेट्स को दिखाना पड़ेगा। तो जो आप ट्रेनिंग लिए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर हैं, कृपया इंश्योर करें जो भी ट्रेनिंग देते हैं उसके सर्टिफिकेट जरूर इशू करें, ताकि एट द टाइम ऑफ असेसमेंट हम उसको CHO दिखा सकें, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि स्टाफ इंटरव्यू में पूछे जाने पर यदि सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे तो मार्क्स पार्शियल मिल सकते हैं, 0 भी मिलने की संभावना है। इसलिए जो काम हो रहा है उसमें भी मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड है ये। तो ट्रेनिंग चाहे आशा की हो, उसके रिकॉर्ड, यदि संभव ना हो ट्रेनिंग का रिकॉर्ड एक एक का करना, तो जो पुरानी ट्रेनिंग्स हुई होंगी उसके अटेंडेंस की सीट और उसके लेटर्स उस संबंधित चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध करा दें, जिससे वो अपना नाम उसमें हाईलाइट करके रखेंगे। ये चीज़ें होंगी। और तो मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं इसमें। इसके अलावा कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ, ये थोड़ा सा अभी नया चीज़ है। हर स्टाफ की अपनी काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड डेजिग्नेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं और उसकी स्किल होती है, सेट ऑफ स्किल्स होती है। वो सेट ऑफ स्किल को इवेल्युएट करने के लिए हर साल जो है परफॉर्मेंस, उसकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होना जरूरी है। इसके लिए भी कुछ एक बनाए गए हैं फॉर्मेट्स, वो आपको शेयर किए जाएंगे। तो वो उसके माध्यम से आप लोग कम से कम 6 महीने में एक बार इनका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करें। और एक ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से अलग चीज़ है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में तो दूसरी चीज़ होती है, आपका इंक्रीमेंट लगना है, उसके हिसाब से जो आपके इंडिकेटर्स लेट डाउन है उसको पूरा करना होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपकी नॉलेज है, जैसे मान लीजिए स्टाफ नर्स है तो उसकी जो स्किल होनी चाहिए वो सारी स्किल उसके पास है कि नहीं, ये फॉर्मेट आपको मिलेगा। इस पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है और बाद में इसमें एनालिसिस भी करनी होती है कि किस कारण से उसकी स्किल सेट्स कम हैं, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, मेंटरिंग की ज़रूरत है, या कोई भी जो है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की ज़रूरत है। सिंपली वो सारी चीज़ों को आपको इवेल्युएट करना होगा। इसी तरह से अगला स्टैंडर्ड जो है ड्रग और कंज्यूमर्स
जो हैं वो सारे वहाँ पे उपलब्ध हों। अगला जो है इक्विपमेंट जितने भी हैं उसकी लाइन लिस्टिंग बनी हो और वो इक्विपमेंट वहाँ पे उपलब्ध हो और प्लस कैलिब्रेटेड होनी चाहिए, ये देखा जाएगा आपको। तो जो भी आपके फिक्स असेट्स हैं फैसिलिटी पर, वो फिक्स असेट को आप लोग रजिस्टर में बना लें, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं आपके यहाँ। उसमें इक्विपमेंट में चाहे मेडिकल इक्विपमेंट हो चाहे जनरल हो, एसी, पंखा, कूलर और स्टेथो, वेइंग मशीन, क्या कितना है, एक फिक्स असेट रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। और किस तारीख को परचेज किया गया है, कब कैलिब्रेट किया गया है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन चाहिए। इसी तरह से सपोर्ट सर्विसेज में आपको ड्रग डिस्पेंसिंग जहाँ से हो रही है वहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की व्यवस्था है कि नहीं है, और जन आरोग्य समिति की बैठकें प्रॉपर हो रही हैं, बीएचएनडी की और बीएचएससी की प्रॉपर मॉनिटरिंग और हैंड होल्डिंग हो रही है। तो जो भी आपके यहाँ ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है, ड्रग डिस्पेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, उसका कैलकुलेशन और उसका जो इंडेंट मैनेजमेंट है प्लस ड्रग की फोरकास्टिंग है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितना हमें रिक्वायरमेंट है मंथली बेसिस पर या ईयरली बेसिस पर, जो भी आपको सप्लाई मिल रही है वो थोड़ा इंश्योर करना। अगला जो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो स्टाफ हैं उनसे जो उनके जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें किस तरह से ट्रांसपेरेंसी की जा रही है, उससे जुड़े हुए 2-3 पॉइंट इसमें हैं, उसको आपको करना है कंप्लायंस। और डिजीज प्रिवेंशन के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, जैसे डिफरेंट डेज होते हैं कुछ महीनों में, अलग अलग महीनों में, तो गांव में आशा के माध्यम से, प्रधान जी के माध्यम से, इवन स्कूलों में, तो डिजीज प्रिवेंशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज आपने किया, वॉकेथॉन किया, रैली किया, आपने कोई क्विज कंपटीशन किया, ये इस तरह की चीज़ें, या नुक्कड़ नाटक किया, ये डिफरेंट मोड्स में आप एक्टिविटी करेंगे। उसके अच्छा जो भी करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि एक्टिविटी हो जाती है और हम उसका रिकॉर्ड नहीं रख पाते हैं, तो उसकी जो है फोटोग्राफ, जो भी एक्टिविटी करें और उसके कोई आपने प्राइज वगैरह दिया हो उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। मीडिया में कोई न्यूज आई हो उसकी कटिंग आप रख लीजिए, और कोई छोटी मोटी एक दो मिनट्स की वीडियो रख लें। ये सब जो है एविडेंस के रूप में आपको रखना होगा, जिससे कम्युनिटी में क्या प्रिवेंटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ वेलनेस सेंटर मोस्टली प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव के लिए काम करता है। हमारा काम मैक्सिमम जो है पेशेंट को स्क्रीन करना, बेसिक ट्रीटमेंट देना, उसके बाद उसको सही तरह से रेफर कर देना, चाहे वो प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर में हो या टर्सरी केयर में हो, तो वो चीज़ें मेंटेन करना, उससे जुड़े हुए पॉइंट्स होंगे जिसे हमें एक्सेस करना। इसके अलावा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से जुड़े हुए रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और फायर एनओसी। तो फायर एनओसी की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको केवल फायर के जो सिलेंडर्स हैं एबीसी टाइप के वो आपको लगाने हैं, रेस एंड पास का पोस्टर आता है वो डिस्प्ले करना है, और जो सिलेंडर्स हैं उस पर डेट ऑफ फिलिंग और डेट ऑफ रिफिल ये लिखना है, और फायर एग्जिट के सिंबल्स बनाने हैं, ये इतना चीज़ करना है। और इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट में अभी स्टेट से कोशिश की जा रही है कि जो हमारे डिलीवरी पॉइंट एटलीस्ट हैं वहाँ पर हम एजेंसी को आउटसोर्स करके लगा पाएँ, जिससे कि बायोमेडिकल वेस्ट वहाँ से निस्तारित होकर के एजेंसी को जा सके और उसका प्रॉपर जो है डिस्पोजल हो सके। लेकिन अभी जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक आप उस फैसिलिटी का जो बायोमेडिकल वेस्ट है, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, वो संबंधित चिकित्सा इकाई के बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज रूम में रखना है। तो ये कोई फिक्स कर लें 2 दिन में उसको वहाँ पहुँचा दें, वहाँ पर रखा रहेगा, वहाँ एजेंसी आएगी, वहाँ से ले जाएगी, और इस आशय का प्रमाण पत्र मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज देंगे कि हमारा फैसिलिटी में सेग्रीगेशन करके, बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग करके हम लोग इसको एजेंसी के माध्यम से इसको निस्तारित कर रहे हैं। तो इतना ही पर्याप्त होगा, और एक लॉ बुक बनी हो जो कि ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस पूरे मांगेगी। क्लिनिकल सर्विसेज में आपके रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कंसल्टेशन हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, रीअसेसमेंट हो रहा है, उससे जुड़े हुए डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं, उसको आप अपने रिकॉर्ड से मैच करके देखेंगे। अगर आप कंप्लायंसेस हैं तो फुल कंप्लायंस है 2, पार्शियल है 1, नहीं तो 0।
जो भी असेसमेंट आप स्वयं करेंगे बहुत ही ऑनेस्टी से और थर्ड आई से आपको देखना है, ये मानते हुए कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ या किसी अन्य की फैसिलिटी है, तभी आप ऑनेस्टी से प्रॉपर असेसमेंट कर पाएंगे जिससे सही मार्क्स आएगा। अन्यथा आप 90% देंगे, रिवैलिडेशन होगा, उसमें मार्क्स कम हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ, अनावश्यक एक्सरसाइज बढ़ जाएगी। दूसरा, यदि आप मार्क्स ज़्यादा देंगे तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट खत्म हो जाता है। जैसे आपने 90% आपने मार्क्स दे दिए अपने आप को, अब उसमें 0 और 1 आया नहीं, कहीं मोस्टली रेयर जगहों पे आया, तो जो पॉइंट आप जब एक्शन प्लान बनाएंगे तो वो पॉइंट उसमें आएगा नहीं एक्शन प्लान में, तो उसकी वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। तो इसलिए कृपया करके जब भी असेसमेंट करें एकदम ऑनेस्टी से करें और थर्ड पार्टी जैसा करती है उस तरह से आप अपना असेसमेंट करें। रेफरल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफर इन रेफर आउट। जो भी मरीज आपके आ रहे हैं, अभी हम 2-3 सेंटरों पर गए हम, तो रेफरल मैकेनिज्म हमारा प्रॉपर नहीं है। जो भी रेफर हो रहा है उसका फॉलोअप तो कतई नहीं हो रहा है। जैसे आपने जो आइडेंटिफाई किया एनसीडी में, सीडी में या ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वो कम से कम उसके नाम हमारी आशाओं के पास होने चाहिए। आशाएं उसको मोबिलाइज करके संबंधित फैसिलिटी तक ले जाएं जिससे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। तो स्क्रीनिंग हो गई, नंबर ऑफ स्क्रीनिंग प्रॉपर हो गई, बट उसको सेंटर तक जो इलाज मिलना था उस इलाज को मिलने तक की आगे कार्रवाई नहीं गई। वो करेगा कौन? हमारे ग्रास रूट वर्कर जो हमारी है ना, हमारी जो आशाएं हैं या आशा संगिनी है, उनके माध्यम से। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी नाम आते हैं वो जिसके एरिया के हैं उसके एरिया को नोट कर देना है और वो उसको फॉलोअप लेना है। हर AAA की मीटिंग होती है, आशा, आंगनबाड़ी और ANM की जो बैठक होती है, इसमें आप उसको फोकस करें जिससे उसका फॉलोअप हो पाए। इसी तरह से आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो 7R का फार्मूला है, 7R, वो आप इंश्योर करें। आप जब भी मेडिकेशन दे रही हैं उसमें 7R को आप अप्लाई कर रही हैं नहीं कर रही हैं, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा ड्रग्स का रेशनल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक एंटीबायोटिक पॉलिसी और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो है उसको रेफर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिस्क्रिप्शन बनाए होंगे, तो जो असेसर आएंगे तो वो देखेंगे कि आपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही किया है कि नहीं किया है। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस जो डिफाइंड है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो इसमें चेक किया जाता है। इसके अलावा प्रॉपर नर्सिंग केयर, तो नर्सिंग केयर में आपके जो काउंसलिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा प्राइवेसी से भी जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा आपके जो स्किल सेट है उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा इमरजेंसी में कोई मरीज आ रहा है, उसको चोट लग गई है, बेसिक जो ट्रीटमेंट देना है वो उसको दे करके आप उसको आगे रेफर कर रहे हैं, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी चाहिए क्योंकि वो अलग से रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। अभी आपको दिखाएंगे रजिस्टर्स क्या क्या बनाने पड़ेंगे या नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। इसी तरह से ऑपरेशनल गाइडलाइन ENT की, इसमें जितनी भी पैकेजेस हैं इसकी सबकी अलग अलग गाइडलाइन है, वो जो NHSRC के पोर्टल पर है। और मुझे ये नहीं अभी आइडिया है कि ये हिंदी में अलग से बन के गई नहीं गई है। भारत सरकार की उस वेबसाइट पे जाएंगे, ये हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। तो आप लोग चाहें तो नोट कर लें कि NHSRC India.org, इस पोर्टल पर जाएंगे और सर्च मारेंगे ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर ENT ओरल एलिमेंट्स, तो जितने भी आपके 12 पैकेज हैं उस पर हिंदी में आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे कोशिश की जा सकती है कि इसको शॉर्ट में करके कुछ पॉकेट डायरी के रूप में आपको या एक लर्निंग टूल या लर्निंग किट के माध्यम से एक जॉब ऐड टाइप का कोई छोटा मटेरियल दिया जा सके जिसको इजीली आप एक्सेस कर सकें और काउंसलिंग में यूज कर सकें। ये चीज़ें कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ों को देखा जाएगा। इसी तरह से मेंटल हेल्थ का है, इसी तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ का है, डिफरेंट जितने डिजीज़ हैं उससे जुड़े हुए जो आप इलाज कर रहे हैं, जो मरीजों को फॉलो कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए पॉइंट्स। इसी तरह से फैमिली प्लानिंग का है, रिपोर्ट, जितने भी एडोलेसेंट हेल्थ है, एंटीनेटल केयर है, ठीक। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप कोई ऐसा टाइप का डिजीज जो रेयर आता है और चेकलिस्ट में है,
अगर आप उसको कहीं हाईलाइट करके नहीं रखेंगे तो एट द टाइम आप असेसमेंट आप दिखा नहीं पाएंगे, सर्च नहीं कर पाएंगे और वो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें, इस तरह के जो मरीज रेयर आते हैं 6 महीने में, 1 साल में या 2-3 महीने में आते हैं, उनको कहीं हाईलाइट करके या अलग से लाइन इसी बना के रखें, जिससे कि आसानी से आप वो चीज़ों को दिखा सकें एविडेंस। इन्फेक्शन कंट्रोल में हैंड हाइजीन के बारे में, ग्लव्स वियरिंग के बारे में और आपको बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में इससे जुड़े हुए सवाल होंगे कि बकेट्स हैं कि नहीं है, पोस्टर डिस्प्ले है कि नहीं है, हैंड हाइजीन का पोस्टर डिस्प्ले है, स्टाफ नर्स को ग्लव्स पहनना आता है कि नहीं आता है और ग्लव्स उतारना आता है, तो डिस्पोजल बायोमेडिकल वेस्ट का कैसे करेंगे और डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं इक्विपमेंट का, सर्फेसेस का, इस सब से जुड़े हुए सवाल होंगे। तो ये सब स्टाफ इंटरव्यू से जुड़े हुए काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप लोग देख लें। इसके बाद जो है जी जो है थोड़ा सा अलग महसूस होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट में बेसिकली बहुत छोटे पॉइंट्स हैं आपके लेवल में। एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में इम्प्रूवमेंट के लिए आपका एक मैनुअल है, क्वालिटी मैनुअल है, वो आपको बन गया है स्टेट से और सर्कुलेट किया गया है, तो ये आपको मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको देखा जाएगा। इसके अलावा जो है पेशेंट और एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, अभी हमने ऊपर बात किया पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, यहाँ पे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे भी, इसके भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं कि जो जैसे आप ही हैं, आप CHO हैं, तो आपको अपने काम करते हुए अपने स्थान पर कैसा महसूस हो रहा है, उससे 15-20 क्वेश्चंस हैं कि आपको टाइमली सैलरी मिलती कि नहीं है, आपको ट्रेनिंग के लिए कभी मौका मिला कि नहीं मिला, आपके कंफर्ट के लिए ध्यान दिया जा रहा है, तो और आपका वर्किंग प्लेस कैसा है, सेफ है कि नहीं सेफ है, इस तरह से सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस आपको फॉर्मेट मिलेंगे, वो आपको ईमानदारी से भरना है और उसके बाद करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन के लिए मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज से कोऑर्डिनेट करना है, कैसे वो चीज़ें आपकी हो सकती हैं। अब इसमें दूसरा है, एक फैसिलिटी की जब सर्टिफिकेशन के लिए हम जाएंगे, इसका एक मिशन होना चाहिए, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, फैसिलिटी का क्वालिटी पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब बना हुआ है। जनरली सभी के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी है, सबका यूनिफॉर्म सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है और मिशन भी एक ही जैसा है, तो ये बना हुआ है, आपको मिल जाएगा। उसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके वो बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, इसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आउटकम इंडिकेटर, ये बेसिकली किसी भी फैसिलिटी का स्कोर कार्ड है। ये जैसे स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करता है और फिर एग्जाम देता है, तो या यूनिट टेस्ट देते हैं, आपके केस में भी 3-3 महीने भी यूनिट टेस्ट हो रहे हैं आपके क्वार्टरली असेसमेंट्स, तो उसमें जो मार्क्स आते हैं वो आपका आईना होता है। आपने जो तैयारी की है, आपने जो पढ़ाई की है, वो कितनी जो है सही तरीके से की है। तो इसमें क्या है कि फैसिलिटी का जो भी डेटा है, वो डेटा के आधार पर कुछ सेट ऑफ इंडिकेटर्स हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। तो इसमें आपको कुछ इंडिकेटर हैं प्रोडक्टिविटी की जुड़े हुए हैं, कुछ इफिशिएंसी से जुड़े हुए हैं, कुछ क्लिनिकल केयर से जुड़े हुए हैं और कुछ जो है सर्विस क्वालिटी से जुड़े हुए हैं। इसमें 28 इंडिकेटर्स हैं, वो आप चेकलिस्ट देखें आपको दिख जाएगा, उस पर आपको काम करना है। तो वो डेटा जो भी मांगा, पर मंथ OPD कितना है, पर मंथ NCD कितना है, ठीक है, और डिलीवरी हो रही है पर मंथ डिलीवरी कितना है, नाइट डिलीवरी कितना है, इस तरह से डिफरेंट इंडिकेटर्स पर ये आपके चेक पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अभी SOP और पॉलिसी जी में और वो चीज़ें देखो। अब इसमें देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी, पॉइंट्स क्या हैं। एक तो बेसिक कम्युनिटीज हमारे पास हों, बाउंड्री वॉल, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वाटर सप्लाई, गेट, पार्किंग, गार्डन, योगा रूम, शेड, सोलर पैनल है। और हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, प्रधान जी हैं, उनका कोई सपोर्ट मिल रहा हो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनिंग में, ये हमें करना है। फैसिलिटी पर हमें क्वालिटी टीम फॉर्म करनी है, रेगुलर मीटिंग करनी है क्वालिटी टीम की हर महीने, हर क्वार्टर में इंटरनल असेसमेंट करना है। और रेशनल यूज ऑफ अवार्ड मनी, ये देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो बजट अभी आपको 512 फैसिलिटीज को मिला है, किसी को 1 लाख मिला है, किसी को 35,000, 50,000, 25,000,
कृपया करके इसका यूज जो है, ये एक्सपेंडिचर हम नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इन्वेस्ट करें। आप ऐसे जगह इस पैसे को लगाएं जिससे आपके चेक पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फुल कंप्लायंस हो जाए और उसमें आपको आगे क्वालिटी सर्टिफिकेशन में हेल्प मिले, मतलब नंबर बढ़ाने में उसको मदद मिले। नहीं, लोग क्या करते हैं, एक ही जगह खर्च कर देते हैं। जैसे आपने 20,000 रुपया एक जगह खर्च कर दिया, लेकिन आप कोशिश करते चेकलिस्ट के हिसाब से 0 मान लीजिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स पर थे जहां एक पॉइंट में 200 रुपये लगना है, किसी में 500, किसी में 1000 रुपये लगना है। इस तरह से आप उसी 20,000 में हो सकता है 50 नंबर बढ़ा सकते थे। तो ये आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है जिससे बजट का सही उपयोग हो और वो उपयोग जो है आपको आने वाले सर्टिफिकेशन के लिए हेल्प कर पाए। ये आप अपने मेडिकल ऑफिसर के समक्ष जो है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट जो लोग हैं, ये प्लान एक आइडियल प्लान भेज दें जिससे कि इन लोगों को मदद मिलेगी। इसके अलावा फैसिलिटी का लेआउट फ्लोर प्लान जो है एक इंजीनियर साहब से या खुद ही आप डिजाइन करके एक डिस्प्ले होना चाहिए बाहर। फायर एग्जिट का प्लान बताया हमने, और मॉक ड्रिल। तो आपके जो फायर ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो इतनी जगहों पर तो मॉक ड्रिल कर नहीं पाएंगे। आप कोशिश करें कि किसी एक ब्लॉक में 20 CHO हैं, वहाँ पे उनको बुला करके सभी की मॉक ड्रिल ट्रेनिंग ब्लॉक में करवा दें। तो ये चीज़ हमें BCPM के माध्यम से, DCPM के माध्यम से इनिशिएट करने की जरूरत है। इसके लिए भी इसमें चेक पॉइंट्स हैं। इसके और डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान होना चाहिए। कोई कैजुअलिटी हो गई, मास कैजुअलिटी हो गई, कोई अर्थक्वेक हो गया, बाढ़ आ गई, इस तरह की कोई अगर सिस्टम में फॉल्ट होती है तो उसको मेंटेन करने के लिए एक डिजास्टर प्लान बनना होता है। और इसके अलावा रेफरल का फॉलोअप, यहाँ पे की एलिमेंट में बार बार फोकस कर रहा हूँ। रेफरल फॉलोअप, स्क्रीनिंग तो हो जा रही है, फॉलोअप का जो मैकेनिज्म है मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें सवाल होंगे। उस पर ध्यान दे करके जो चेक पॉइंट जहाँ पर भी हैं उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट और फील्ड में जो स्टाफ हैं उनकी मॉनिटरिंग की जरूरत है। इसके अलावा 3 बकेट मॉपिंग सिस्टम होना चाहिए फैसिलिटी पर। तो जो बजट आपको मिलेगा या जो अनटाइड फंड है उसमें से आप कोशिश करें 3 बकेट सिस्टम। अगर आप ऐसे 2 बकेट का आपको सिंपली मिल जाता है आपकी शॉपिंग मॉल में मात्र 1,500 रुपये में, वो ले लें। नहीं तो आप 3 बकेट वाला आप देखिए इस CSC और PSC में रहता है, उसके हिसाब से आप लोग जो है इसको ड्रग ट्रे हो आपके पास, क्रैश कार्ड हो, और जो कंज्यूमर्स और ड्रग्स आप आइडेंटिटी आप मंगा रहे हैं उसकी एक फोरकास्टिंग होनी चाहिए कि कितनी ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आपको एक ट्रेंड एनालिसिस बनाना चाहिए। कहीं भी पूछिए तो अगर आपने इंडेंट कैसे किया, तो हमने जो जरूरत थी कर लिया, मतलब कैसे कर लिया तो उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो पिछला कंजप्शन पैटर्न है और प्लस जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट उसके माध्यम से और प्लस 20% बफर स्टॉकिंग के माध्यम से ही आप जो है दवाओं की इंडेंटिंग और कंज्यूमर्स की इंडेंटिंग करनी है, ताकि आप असेसर को कन्विंस कर पाएं जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो साइंटिफिक मेथड से कर रहे हैं, ना कि रैंडम बेसिस पे ऐसे ही कर ले रहे हैं। और स्टॉक आउट कैलकुलेशन और कंज्यूमर्स का ड्रग्स का, इसमें क्या करना है, जो भी स्टॉक आपके पास ड्रग्स की लिस्ट है वो नाम एक तरफ लिख लीजिए, दूसरी तरफ नॉन अवेलेबिलिटी डेज लिख लें। तो महीने में जितने दिन नहीं थी वो लिखते जाएंगे। इसी तरह से कंज्यूमर्स का कर लेंगे। मान लीजिए कोई मेडिसिन एक्स है वो पूरे महीने अवेलेबल है, तो इसका मतलब 0 days नॉट अवेलेबल। इसी तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट ट्रेनिंग देंगे तो उसको जोड़ लेंगे और फिर उसका ये फार्मूला है, उस फार्मूले में रखेंगे तो आपका स्टॉक आउट कैलकुलेशन आ जाएगा। मोस्टली क्या करते हैं, आउट ऑफ 58 ड्रग्स जो है 20 ड्रग्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब स्टॉक आउट कैलकुलेशन दिखाएंगे 0, तो वो भी 0 विदाउट एनी कैलकुलेशन, ऐसे ही 0 लिख देते हैं। तो उसका बकायदा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पर आप स्टॉक आउट कैलकुलेशन करेंगे, ना कि ऐसे रैंडम बेसिस पे 0 लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे। ऐसे वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना होता है, तो आपके प्रिस्क्रिप्शन में टाइम इन एंड टाइम आउट नहीं लिखा हुआ है, तो आपने अंदाजे से लिख दिया कि सभी को 15 मिनट वेट करना पड़ता है। जितने मरीज हैं उसके स्टार्ट टाइम और उसके एंड टाइम को माइनस करिए, जो आएगा टाइम सबको ऐड करिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेशेंट, इस तरह से निकलता है। तो कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हैं उसको साइंटिफिक मेथड से करना है। 14 टाइप की जो लैब टेस्ट आपके हैं वो इंश्योर हों, उससे जुड़े हुए हर जगहों पे चेक पॉइंट्स हैं। ट्रेनिंग क्वालिटी टूल्स की, ये PDCA की, पैरेटो, मिस्टेक प्रूफिंग, प्रोसेस मैपिंग, ये थोड़ी जो आप रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं उसके नाम का अंतर है। ये हमें डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट अपेक्षा करता हूँ ट्रेनिंग कराएंगे,
और फिर इसको आगे आप कर पाएंगे। एसओपी और पॉलिसी यहाँ से बन के चली गई है, सभी को उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन इसको मेन चीज़ है कि एसओपी की अवेयरनेस सभी को होनी चाहिए। पॉलिसी जो हमारी है, चाहे वो रेफरल पॉलिसी हो, मेंटेनिंग पॉलिसी हो, क्वालिटी पॉलिसी हो, तो वो और वर्क इंस्ट्रक्शन, उन सब की अवेयरनेस सीएचओ को पता होना चाहिए, एएनएम को पता होना चाहिए उसमें लिखा क्या है। नहीं तो आप जाते हैं, उठा के दे देते हैं, कोई असेसर सवाल पूछते हैं, इसमें बताइए प्रोसेस कहाँ लिखा हुआ है, तो ढूंढ भी नहीं पाते हैं लोग। तो इससे जो है, इससे पता ये हो जाएगा कि आपकी अवेयरनेस नहीं है, तो उसका वो डॉक्यूमेंट आपके लिए कोई काम का नहीं है। इसी तरह से डिफरेंट ट्रेनिंग है, चाहे एनएसएसटी की है, एसबीए की ट्रेनिंग है, आईटी बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं एनसीडी की ट्रेनिंग है, और एक्सटेंडेड सर्विस पैकेज की ट्रेनिंग है। इसकी ट्रेनिंग जो ना हुई हो वो ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिसोर्स जो अवेलेबल है उसके माध्यम से करानी है। जहाँ पर बजटरी प्रोविजन नहीं है वो उसके नॉन बजटरी ट्रेनिंग कराने की जरूरत है। इसी तरह से हमने बताया कि जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे के लिए आईपीडी ओपीडी के लिए कुछ फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स पे जो है हर महीने में 30 फीडबैक फॉर्म भरने हैं। उसको बाद उसको कंप्यूटर पे एनालाइज करने के लिए एक फॉर्मेट है, एनालाइज करना है, फिर करेक्टिव एक्शन लेना है। जहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आ रही, मान लीजिए स्टाफ जो है ड्रग्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है। तो जो भी उसमें नॉन डिलीवरेबल पॉइंट्स हैं या नॉन कंप्लायंसेस जहाँ पर हैं, उस पर जो है हमें करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत होती है। रेगुलर मीटिंग बीएचएससी की वो रिकॉर्ड दिखाएंगे आप, और पार्टोग्राफ बना रहे हैं यदि आपके यहाँ डिलीवरी हो रही है तो, और जहाँ पे लैब है या जहाँ पे आपकी लेबर रूम है, एल्बो टैब लगी होनी चाहिए जहाँ पे क्लिनिकल एरिया है। पंचर प्रूफ बॉक्स की अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, ये ना हो तो आप इसको खरीद लें। बायोमेडिकल वेस्ट बकेट और पोस्टर्स की अवेलेबिलिटी। इसके अलावा अगर आपके यहाँ डिलीवरी हो रही है तो लेबर रूम का रजिस्टर, बीएसटी रिकॉर्ड, रेफरल रजिस्टर, ये तो वैसे भी होना है। ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी आपको इंश्योर करनी है। ये वर्क इंस्ट्रक्शंस हमने आपको ये दिखाए हैं। एक सेग्रीगेशन से जुड़ा हुआ वर्क इंस्ट्रक्शन, इसमें एक्चुअली जो एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसी को वर्क इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। तो डिस्प्ले ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शन ऑफ सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन से जुड़ा हुआ जो प्रोटोकॉल है स्टैंडर्ड, वो डिस्प्ले होना चाहिए जहाँ जहाँ भी बायोमेडिकल वेस्ट बकेट है। और इंस्ट्रक्शन फॉर यूजिंग आरडी के रैपिड डायग्नोस्टिक किट के यूज करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोविजंस हैं वो डिस्प्ले होना चाहिए। रमंचा सर्विसेज के लिए आपको वर्क इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले होने चाहिए। एईएफआई से जुड़ा हुआ इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले होना चाहिए। एनसीडी का है, कम्युनिकेबल डिजीज का है, और रेफरल के लिए। इसीलिए ईएनटी जितने भी आपके एक्सटेंडेड सर्विस ऑफ पैकेजेस हैं और नेशनल प्रोग्राम उससे जुड़े हुए वर्क इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले होने चाहिए। दैट मीन्स जो है या आइदर वॉल राइटिंग में, आइदर उसको पोस्टर के माध्यम से डिस्प्ले होना चाहिए। ये सबसे जुड़े हुए 2-3 पॉइंट हैं, मार्क्स हैं। अब इसमें करना क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम इसको करेंगे कैसे? देखिए, पहले जैसे यहाँ से आपका ओरिएंटेशन हो गया है, अब जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम का स्टार्ट होता है असाइनमेंट कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक फिजिकल ओरिएंटेशन सीएचओ का, बीसीपीएम का और मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, जो भी आपके जिले में 20-25 सब सेंटर्स हैं, उनको सीएचओ को बुलाएं फिजिकली, उनके बीसीपीएम को बुलाएं और संबंधित मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को बुला करके एक ओरिएंटेशन पूरा फुल डे का करना है, हैंड होल्डिंग करनी है। तो पहले चेकलिस्ट के बारे में जो भी बताया गया वर्चुअली और फिजिकली ज़्यादा अच्छा समझेंगे, उनको चेकलिस्ट भरवा के प्रैक्टिस कराइए। ऑन द स्पॉट एसओपी पॉलिसी जो यहाँ से भेजी गई है उसकी कॉपी प्रिंट आउट दे करके उस पर एक्सरसाइज करा करके उसको फिल कराने की कोशिश करें। ये सारी एक्टिविटी जो वहाँ पर होनी है जिले में। और फिर मंडल स्तर पर भी जो है एडीज के माध्यम से एक सीएमओ साहब को ओरिएंट करने के लिए सीएमओ और एसीएमओ नोडल आरसीएच और एसडब्ल्यूसी और डीसीपीएम और पूरा गाइडलाइन अभी आज साइन हुई मैडम की तरफ से, वो गाइडलाइन आपको आज शेयर हो जाएगी शाम तक। तो वो गाइडलाइन में देखिए सबके रोल डिफाइन किए गए हैं, एडी से लेकर के सीएमओ, एसीएमओ,
DPM, DCPM, CHO, क्वालिटी कंसल्टेंट, जितने भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं सबके रोल डिफाइंड हैं। स्पेशली फास्ट सर्टिफिकेशन प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए वो रोल को आपको परफॉर्म करना है, और उससे जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज हैं वो टाइमलाइन भी दिया हुआ है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की गई है किस तारीख तक क्या चीज कर लेनी है, तो वो चीजें करनी है। हम लोग अभी इसको बूस्ट करने के लिए जिला अधिकारी महोदय की जिला अधिकारी सभी की भी एक ओरिएंटेशन मीटिंग करवाएंगे MD मैम की अध्यक्षता में, और इसके बाद समय समय पर कुछ और दूसरी ट्रेनिंग्स भी स्टार्ट होंगी। पोटेंशियल वेलनेस सेंटर जो आपको 1998 की लिस्ट जो CP के माध्यम से आई है लिस्ट, उसका आशय ये नहीं है कि ये लिस्ट फाइनल है। ये लिस्ट इतना तो करना ही है, ये फर्स्ट फेज है। इसके बाद जो 50% जो टारगेट है उसके हिसाब से हमारे 10,000 सेंटर हुए, अभी तो 2,000 की लिस्ट गई है। इसके बाद जो है हम आगे दूसरे चरण में और फैसिलिटीज को ऐड ऑन करेंगे। जो पोटेंशियल इकाई हैं उसके हमें सर्च करने की जरूरत है अपने जिले में, अपार्ट फ्रॉम 2000 जो आपको नॉमिनेशन मिले हैं उसके अलावा। ट्रेनिंग से अगर आपको पढ़ने में आ रहा हो तो जितनी भी नेशनल प्रोग्राम हैं 14 उसकी ट्रेनिंग्स हैं, हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग है, वियरिंग एंड रिमूविंग PPE की ट्रेनिंग है, क्लोरीन सोल्यूशन की ट्रेनिंग है, BMW की ट्रेनिंग है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, ऑटोक्लेविंग ट्रेनिंग है, मॉपिंग पैटर्न की ट्रेनिंग है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग सोल्यूशन है, स्पिल मैनेजमेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, कल्चर स्पेसिमेन कलेक्शन है, नीडल पिक इंजरी है, मेडिकल चेकअप आ रही है। सब पे ट्रेनिंग जो है आपको डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और डिस्ट्रिक्ट टीम के माध्यम से आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आई थिंक हो जानी चाहिए, अभी तो हो गई होगी। तो जो लोग हैं ये ट्रेनिंग जो है आप फोकस करके अलग से बुला लें। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ओरिएंटेशन हो गया, इसके बाद ये जो क्लिनिकल कुछ इंडिकेटर्स हैं इसकी अलग से ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट में बुला के या ब्लॉक में बुला के की जा सकती है। अब इस जो डॉक्यूमेंट जाने हैं जो सबसे अभी क्रिटिकली नहीं आ पा रहे हैं, इसमें देखिए 9 तरीके के डॉक्यूमेंट भारत सरकार को, जब आपकी फैसिलिटी मोर देन 70% इंटरनल में हो गई, डिस्ट्रिक्ट ने रिवैलिडेशन कर लिया मोर देन 70%, उसके बाद जो है ये 9 डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं जो भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड होंगे, तब भारत सरकार से टीम लगेगी। वो पहला नंबर एक है सर्विस पैकेज कितने के एक्सेस करने, कितने एक्सेस होने हैं। वो एक फॉर्मेट है जिसमें मोस्टली S/No लिखना है कि आपने इंटरनेट ट्रेनिंग करा ली, SOP बना ली, इस डिफरेंट सवाल हैं, उन सवालों को भर करके साइन करके PDF में करके स्कैन करके PDF में करके उसको आपको भेजना होता है। नंबर 1 डॉक्यूमेंट है। नंबर 2 डॉक्यूमेंट जो है आपको जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है जिसने रिवैलिडेट किया है उसकी जो स्कोर चेकलिस्ट है वो साझा करनी है, चेकलिस्ट। दूसरा जो CMO साहब ने ड्यूटी लगाई है उसकी लेटर साझा करना है, और तीसरा जो पहले पन्ने पर स्कोर आया है उस स्कोर पे दोनों असेसर के सिग्नेचर, यानी 3 चीजें इसमें एक PDF में करके भेजनी है। ये हो गया। मीटिंग मिनट्स, 3 महीनों की मीटिंग मिनट आपको चाहिए क्वालिटी टीम के, लास्ट क्वार्टर के 3 महीनों के मीटिंग मिनट एक ही सिंगल PDF फाइल में स्कैन करके सिग्नेचर के साथ होनी चाहिए। इसके भी नमूने आपको भेजे गए हैं कि कैसे मीटिंग लिखी जाएगी स्टैंडर्ड तरीके से। वर्क इंस्ट्रक्शन, ये क्या मतलब SOP से मतलब है, जो SOPs हैं वो 12 पैकेज की, 7 पैकेज की, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको उपलब्ध कराई गई हैं। उसको कस्टमाइज करना है और आपको अपना ऊपर नाम और वो चीज़ें चेंज करनी है। पॉलिसीज इसमें जो रिक्वायर्ड हैं, रेफरल पॉलिसी, मेंटेनिंग रिकॉर्ड पॉलिसी और क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, ये सब की आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्स मटेरियल उपलब्ध कराए गए हैं डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट को। अभी कोशिश करेंगे हम जो है CP डिवीजन के माध्यम से सभी DCPM को दे देंगे, तो उसमें नॉमिनल कस्टमाइजेशन करने हैं, बाकी आप उसको एज इज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 3 महीने के पेशेंट सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड, ये आपको नमूना देंगे कैसे बनता है और क्या फॉर्मेट्स होंगे, उस पर आपको काम करना है। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का जो डेटा है, जो हमने बताया इंडिकेटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स पे डेटा आपको 3 महीने का भरना है। और इसके बायोमेडिकल बेस में हम बता चुके हैं किस तरह से एजेंसी फैसिलिटी से आपको ला के रखना है CHC या PSC पर स्टोरेज रूम में। उसके बाद एजेंसी ले जाएगी और उसका BMW का रिकॉर्ड लॉगबुक चाहिए, फायर के लिए चर्चा होगी। ये 9 तरह के डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं
इसके बिना फैसिलिटी कितनी भी अच्छी हो, जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों पूरी प्रोसेस है इस सर्टिफिकेशन के लिए। ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको अभी हम ब्रेक करेंगे। कि बाकी ये रिकॉर्ड्स हैं, ये हम कोशिश करेंगे आपको, करीब हमने 80 तरीके के रिकॉर्ड दिखाए हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा रिकॉर्ड तो आपके ऑनलाइन हो जाते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि सारे रजिस्टर आप बनाएं, लेकिन इसको भेज देंगे। आपको जो लगता है जो रिकॉर्ड नहीं बन रहा होगा, ऑनलाइन नहीं आ रहा होगा, वो रिकॉर्ड आपको रजिस्टर बनाने की ज़रूरत है। तो इस पर आपको हर महीने ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक सभी को ये समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रोसेस से जाना है। मैं एक ही हाईलाइट केवल बोलूँगा, इंटरनल असेसमेंट 1 हफ्ते के अंदर कोशिश की जाए। 1 हफ्ते के अंदर कोबो लिंक के बाद में मिस्टर कपिल जी अभी आपको जपाइको से बताएंगे कैसे साझा करना है। वो लिंक वो आ जाए, उसके बाद फिर रिवैलिडेशन डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और DCPM मिल करके जल्दी से करवा लेंगे। उसके बाद जो पोटेंशियल इकाइयाँ होंगी मोर देन 70, उसके डॉक्यूमेंट 15 दिन में भेज दें, और उसके बाद हम भारत सरकार को रिक्वेस्ट भेज देंगे। इतनी चीज़ें जो हैं, जो की डिलीवरेबल्स हैं, और मीटिंग जिले में फिजिकल मीटिंग CHO की, BCPM की, MOIC की हो जाए, और डिवीजन लेवल पर एक ओरिएंटेशन, रिव्यू और सेंसिटाइजेशन हो जाए, और कमिश्नर साहब की अध्यक्षता हो जाएगा तब और भी बेटर। तो ये चीज़ें, यदि किसी को कोई क्वेरी हो तो आप बताएं। बाकी हम लोग आने वाले फ्यूचर में भी इस पर डिस्कशन लगातार करते रहेंगे, क्योंकि MD मैम हर वीकली इसका अपडेट ले रही हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं। कोई क्वेरी हो कृपया बताएं। ओके, सो अभी हम बात करेंगे कि ये जो जितनी भी हमारे असेसमेंट के फॉर्मेट में जितने भी चेक पॉइंट्स है वो हमने भर दिए, तो उसको हमें रिपोर्ट कहाँ करना है। अभी तक जो बात की हमने कि वो फॉर्मेट है वो कैसा है और उसको कैसे भरना है। अब भरने का तरीका हमको आ गया है, कौन से चेक पॉइंट्स हैं, कहाँ से उसको वेरीफाई कराना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन उसमें लगेंगे साथ में। तो जो इसको रिपोर्ट होना है उसके लिए लिंक है, जो कोबो लिंक करके नाम है उसका, और उसको आप सिंपल क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जो कि जो NQS चेकलिस्ट है उसी का फॉर्मेट है। और आप वहाँ पे एक चेक पॉइंट आपको दिखेगा, और उसको आप जैसे जो भी आपका स्कोर है वो उसमें आप भर सकते हैं। तो मैं उसका जो फर्स्ट सेक्शन है मैं आपको डेमो करके अभी बता दूंगा। तो ये जो देखिए लिंक है, यहाँ पे इस तरह की लिंक आपके पास आएगी ग्रुप्स में, आप उसको ओपन करिएगा, और ओपन करते ही आपके पास इस तरह से फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, और उसका नाम होगा NQS चेकलिस्ट फॉर उत्तर प्रदेश। इसमें आपको सबसे पहले हमारी कोई भी फॉर्मेट हम भरते हैं तो हमको बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो रहा। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? कपिल जी नहीं आ रहा। एक अभी दिख रहा है? हाँ, आ गया। ओके, सो ये फॉर्मेट है, ये हमारी लिंक थी कोबो लिंक, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा NQS चेकलिस्ट का। इसमें सबसे पहले हम हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जो कि होती है हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, फैसिलिटी का नाम क्या है, पिन नंबर क्या है, हम किस तरह की फैसिलिटी के लिए फॉर्मेट भर रहे हैं। तो इसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्टिंग हमने की हुई है 75 की। जो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली नीचे आपके ब्लॉक्स ओपन हो जाएंगे। उन्नाव करोगे तो उसके ब्लॉक्स ओपन होंगे, सुल्तानपुर करोगे तो उसके हो जाएंगे, सोनभद्र करोगे तो उसके हो जाएंगे। उसके अंदर में आपको फिर सिलेक्ट करना है आप कौन सा ब्लॉक का असेसमेंट कर रहे हैं, जो सब सेंटर आपका आता है। मान लो इसका हम कर रहे हैं तो उस ब्लॉक के सब सेंटर्स के लिस्ट नीचे ओपन हो जाएगी। ये देखिए, PSC UPSC में नहीं करना है, सब सेंटर करना है, उसी पर आप क्लिक करोगे उसी की लिस्ट नीचे आ जाएगी। सामने निन नंबर लिखा हुआ है, अगर किसी ब्लॉक में एक ही नाम के 2 सेंटर हैं तो निन नंबर हमने साथ में ही डाला हुआ है। जिस सेंटर में आपको करना है वो सेंटर आप सिलेक्ट करोगे लिस्ट में से और आगे बढ़ जाओगे। आगे सबके नाम दिए हुए जिनको भी आपको करना है, बेसिकली आपका नाम है तो यहाँ पे आपका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं कि आप कौन कर रहे हैं। मान लो मैं ये भर रहा हूँ तो मैं अपना नाम यहाँ भर दूंगा। CHO MO है तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। CHO है कोई अंकित, कब कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं तो मैंने आज की डेट यहाँ से सिलेक्ट कर ली। जैसा कि शुरुआत में बताया था, चेकलिस्ट में 2 तरह के फॉर्म होते हैं हमारे पास चेक पॉइंट्स। एक है डिलीवरी पॉइंट, तो उसके थोड़े से ज्यादा होते हैं चेक पॉइंट्स, और अगर डिलीवरी पॉइंट हमारा नहीं है तो उसके थोड़े से कम होते हैं। आपको यहाँ पे बस सिलेक्ट करना है कौन सा वाला आपका
सेंटर है, डिलीवरी पॉइंट वाला है तो बी करिएगा, नहीं है तो डिलीवरी पॉइंट नहीं है तो ए करेंगे। सिलेक्ट करके अकॉर्डिंगली आपके जो क्वेश्चन है वो ओपन हो जाएंगे। नीचे जाइए, सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड ए है, ए के अंदर में ए 1.1 है और उसके जो हर एक चेक पॉइंट्स हैं वो पूछा गया है क्वेश्चन ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल एएनसी सर्विसेज विद मिनिमम 4 एएनसी चेकअप्स। कैसे करना है वो? सर्विसेज फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग लैब इन्वेस्टिगेशन, काउंसलिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क, डेंजर साइंस, ये सब करना है हमें स्टाफ इंटरव्यूअर या रिकॉर्ड रजिस्टर से। ये चेक करके जो क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर आप स्कोरिंग करोगे। स्कोरिंग आपकी 0 to 2 तक हो सकती है। 2 अगर आप दोगे मतलब पूरा आपने मीट किया है, जो पूछा गया है, जो एक्सपेक्टेड है वो है वहां पे, तो कोई रिमार्क्स आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप नेक्स्ट मूव कर सकते हो। पर अगर आप 0 करते हो तो वो पूछा जाएगा 0 आप क्यों दे रहे हो, ये वहां पे क्या गैप है कि वो रजिस्टर नहीं बना है, या जो पूछा गया है जो होना चाहिए था वो क्या नहीं हो, तो गैप्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे ही आप आगे हर सेक्शन में बढ़ते जाओ। 1.2 आ गया, सेलेक्ट करिए और नीचे आप बढ़ते जाएंगे। 2 पर जब पूरा हो गया तो रिमार्क्स नहीं रहेगा। हाँ वो मीट हो। तो इस तरह से हम देखिए 1.5 हुआ, देखिए 1 का जो स्कोरिंग है, जैसे जैसे आप स्कोरिंग करते जाते हैं नीचे स्कोर भी आपका आता जाता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने जो पूरा 1 ए है, A1 उसके अंदर जितने भी भरे उनका स्कोर अभी तक 15 आया है। स्कोर यहाँ चेंज करेंगे, हमने 1 किया तो 16 हो गया, 2 किया तो 18 हो गया, 62 किया तो 20 हो गया। तो आपको जो जो सेक्शंस का स्कोर है वो भी साथ साथ आपको इसमें दिखता जाएगा कि हमारा स्कोर कितना हुआ है। और ऐसे ही आप सारे सेक्शंस इसमें भरते जाएंगे। ए के बाद हमारा A1 के बाद A2 हमारा शुरू हो जाएगा। तो मैं सारे इसमें भरने के मतलब एक एक क्वेश्चंस में नहीं जाऊंगा, सेम पैटर्न है, आपको ऐसे ही भरना है। चेकलिस्ट सेम है, कोई अंतर नहीं है। जो अभी एक्सेल में होती थी वो बस हमने उसको डिजिटाइज कर दिया है ताकि आपको डेटा तुरंत आप भर सकें और वो डेटा क्वालिटी सेल के पास, सीपी डिवीजन के पास सेम टाइम पे आ सके, और उसका जो डिटेल्ड एनालिसिस करना है थीम वाइज, एरिया वाइज, जिस भी सेक्शन का हमें देखना है वो उसको उस तरह का एनालिसिस किया जा सके। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अगर मान लो आपको ये भर दिया बट आपको वहां पे इसका हार्ड कॉपी भी चाहिए होगा, तो उसके लिए ये सेम चीज हार्ड कॉपी में भी बनाई हुई है, वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये फॉर्मेट हमने नहीं, वो शेयर ये स्क्रीन दिख रही है ना आपको? स्टोरेज से एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। दिख रही है? हाँ रख ला। तो ये हार्ड कॉपी का फॉर्मेट है, तो आप इसका प्रिंट आउट भी लेके रख सकते हैं। वहां डेटा रिपोर्ट कर दीजिए और इसका प्रिंट आउट में आप पेन से भर के आप रख लीजिए। जैसा वहां है वैसे सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको, हाँ जी डॉक्टर कपिल जी, मैं पूछ रहा हूँ इसमें जैसे हमने अभी दिखाया कि पहला वाला जो पेज है जिसमें थीम वाइज स्कोर और टोटल स्कोर दिखता है, वो ऐसे नहीं आ रहा है इसमें? नहीं, यहाँ पे जब हम इसको डेटा हमारे पास कंपाइल हो जाएगा तो फिर हम उसको थीम वाइज निकाल सकते हैं। ऐसे मतलब विजिबल नहीं है मतलब इसमें, इस वाले? हाँ मतलब जब भरेंगे तो उनको वहां नहीं दिखेगा, उनको यहाँ पे ये सेक्शन वाइज दिखेगा जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। नहीं, उससे क्या लगता है कि इनको ये आसानी रहती है ना, जो हमने बताया जो क्राइटेरिया पूरे होने हैं वो क्राइटेरिया उनको पता चलता है कि हमारा किसमें क्राइटेरिया लैकिंग कहाँ हो रही है, क्योंकि इसमें एक एक नंबर ऐसे आएगा, इनको आइडिया नहीं लगेगा कि मेरा किस सेक्शन में, किस थीम में मेरा स्कोर कम हो रहा है, इम्प्रूवमेंट का वो नहीं जान पाएंगे स्कोर कहाँ पे। नहीं, यहाँ भरते टाइम उनको दिखेगा। देखिए जैसे ये स्कोर है ए से A.1 जो है उसका टोटल यहाँ 20 आया है, तो उसके अंदर जितने भी चेक पॉइंट्स उसका स्कोर कितना होना चाहिए ऊपर दिखेगा। और यहाँ पे देखिए ये 1 करूंगा मैं तो ये 19 हो गया, इसको 0 किया तो ये 17 हो गया। ठीक। तो सेक्शन वाइज स्कोर इसमें भी दिखेगा जब वो फॉर्म भर रहे होंगे। पर चूंकि वो मोबाइल में भर रहे होंगे या लैपटॉप में भर रहे होंगे तो फॉर्म बहुत बड़ा है, तो पीछे जाने में वो मतलब बहुत उनको जाना पड़ेगा। जैसे कि जी में पहुंच चुके हैं, वो H में पहुंच चुके हैं, फिर उनको देखना है तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा।
बाकी स्कोर यहाँ भी आता है इनका, 17 हुआ है, स्कोर दिखेगा हर उसका सेक्शन का। बाकी थीम वाइज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये लिंक है, इसको ऐसे भरना है और ये इसकी हार्ड कॉपी जो आप सबको शेयर हो जाएगी और लिंक भी आप सबको शेयर हो जाएगी जिसमें आप भर सकते। इसमें कुछ आपका प्रश्न है तो पूछ सकते, इससे रिलेटेड, भरने से रिलेटेड मतलब मैसेज आप इसमें आप क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन चैट में आप लिख दीजिए।